हेलो एंड नमस्कार। हाँ जी, स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं तनसुख पालीवाल अनअकैडमी लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज आपके बीच में मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन जो कि अभी 25 सितंबर और 26 एग्जाम सितंबर को कंडक्ट करवाए गए हैं, उनका पेपर नंबर 4 जो कि इश्यू, चार्ज और जजमेंट राइटिंग के बारे में डील करता है। तो इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं और आज आपके सामने जो है उस एमपी सीजे का, मध्य प्रदेश सीजे मेंस एग्जामिनेशन का पेपर 4 चूंकि हमने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये यहां पर होगा आपका पार्ट 3, जिसमें क्रिमिनल जजमेंट वाले एंगल को हम लोग क्या करने वाले हैं, डील है जो करने वाला है। आज थोड़ा सेशन जो है प्रिसाइज रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, इसीलिए आपसे मैं जरूर कहूंगा कि आप कनेक्टेड रहें इसलिए, और एकदम सटीक रूप से। आज 1 मिनट के लिए भी खुद को इधर से उधर भटकाना नहीं है। ओके, चलिए तो शुरू करें। सब लोग रेडी हो, तैयार हो? तो फिर आज के सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हालांकि उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आज के सेशन में आपको कई 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि अभी मॉर्निंग 7:30 के अंदर एमपीसीजे मेंस का पेपर सॉल्यूशन अभी आपके सामने हो रहा है। 10 बजे जो है शिवानी में सिविल माइनर लॉ का एक मैराथन लेके आ रही है। शानदार तरीके से प्रैक्टिस होगी आपकी, अटेंड जरूर कीजिएगा। और इवनिंग के अंदर ऐप में क्या होगा, हरियाणा जुडिशरी के प्रीवियस पेपर के सवालों को उठा कर पटकेंगे और साथ ही साथ में एक टारगेट बनाएंगे हरियाणा जुडिशरी का भी। और वैसे भी अलग अलग स्टेट जुडिशरी का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि हमारी तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो। आप चाहे हरियाणा का एग्जाम दे या नहीं दे, लेकिन आपको इन सवालों की तैयारी जरूर करनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं, मेजर सेगमेंट को इसमें डील किया जाएगा। मेजर लॉ जो है वो हम डील करेंगे अच्छे तरीके से। इवनिंग में 7:30 PM अनअकैडमी के ऐप पर होगी ये स्पेशल क्लास, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक, तो ये तो रहा आज का शेड्यूल। अब आ जाओ सीधे मुद्दे पर, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सवाल को। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अपना जजमेंट अच्छा लिखना चाहते हो तो जजमेंट से पहले जो कहानी दी जाती है उसको एकदम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो। ये एक पॉइंट माइंड में छपा हुआ रहना चाहिए, खासकर तब जब आप जजमेंट के किसी भी सवाल को सॉल्व कर रहे होते हो। जजमेंट के क्वेश्चन को पढ़ते समय कहां पे अंडरलाइन करना है, कहां पे कौन सा कीवर्ड उठाना है, जजमेंट पढ़ते समय क्या हमें एविडेंस लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी के किसी सेक्शन का जिक्र वहां पर पेंसिल से करना चाहिए क्या, इन सारे सवालों के जवाब जो हैं आपको अच्छे तरीके से आज के सेशन में ऑब्जर्व करने हैं। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं, ये सेशन सब तक पहुंचे ये मेरी मंशा है, ये मेरी इच्छा है, और मैं चाहता हूं कि मेरे इस डिजायर को आप लोग जरूर पूरा करें, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल फैमिली, दैट इज लिंकिंग लॉस। 20,000 की फैमिली होने वाली है जल्दी, तो जो कुछ कमी पेशी है पूरी कर देना। कुछ 200-300 कम पड़ रहे हैं, है ना, तो वो आपके ऊपर टारगेट है, फिनिश कर दो इसको, फिर अपन और आगे रॉकिंग स्टाइल के अंदर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सवाल को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, कितने नंबर का, 40 नंबर का सवाल था। अब एकदम अटेंशन, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली इसमें तो क्या हुआ है कि सवाल आप उसको एलिगेशन एविडेंस को देखिए वगैरह, और एक जजमेंट है जो लिखी है। तो ये तो बेसिकली क्या है, सवाल का मेन चीज है। यहां से कहानी होती है शुरू। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का केस आपके सामने है। फिर से कह रहा हूं, कहां पे हमें पॉइंट नोट करना है ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंदनी जी कह रहे सर आराम से पढ़ाना। अरे बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, पढ़ाने में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। लेकिन हाँ, कुछ अलग बातें आज नहीं होगी, समझना। 4 दिसंबर 2020 को इन द मॉर्निंग, सुबह 8 बजे जो है, इन्फॉर्मेंट बी, सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेंट है जो कहा जाता है। उसने एक एफआईआर लॉन्च की यहां पर, ठीक है, यहां पर उसके द्वारा एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर बोले तो 154 सीआरपीसी। एफआईआर का हमारा सामान्य मतलब क्या निकलेगा, 154 सीआरपीसी। ओके, विद पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली रेवा टू द इफेक्ट दैट ही रिजाइड इन विलेज। और उसमें उसने क्या कहा कि वो कुछ खोरकोटी, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो खोरकोटी गांव के अंदर वो रहता है, जो कि कोतवाली रेवा यानी कि पुलिस स्टेशन रेवा के जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है, अब उसका कहना है कि 30 नवंबर 2020 को वो पुलिस के पास कब पहुंचा, 4 दिसंबर को। घटना कब की बता रहा है, 30 नवंबर, यानी कि लगभग 5 दिन बाद में वो जाके एफआईआर जो है दर्ज करा रहा है
ये पॉइंट नोट करने लायक है, क्योंकि जब भी कोई इवेंट एक्सीडेंट या अपराध होता है तो जितनी जल्दी एफआईआर दर्ज होती है उतना ही जल्दी उसके मामले को संगीनता से लिया जाता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट एकदम पेशेंस धैर्य बना के रखो, अगली ही स्लाइड इसकी हिंदी मीडियम की भी होगी। ओके नाउ तो 7 बजे उसका कहना है कि 30 नवंबर को शाम को 7 बजे जो है, जब वो रेस्ट कर रहा था अपने ड्राइंग रूम में, जस्ट आफ्टर ही केम फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस से आया ही था और क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था अपने ड्राइंग रूम के अंदर। सडनली अचानक 2 लोग, एक्यूज A1 और एक्यूज A2, ये दोनों लोग आते हैं, A1 और A2 आते हैं बिकॉज ऑफ हिज ओपन ड्रेनेज। उसका क्या है, जो ड्रेनेज है वो थोड़ा सा ओपन पड़ा था, है ना, A1 और A2 के प्लॉट के सामने, टूवर्ड्स देयर प्लॉट स्टार्टेड टू एब्यूज बी। नोट करना इस पॉइंट को, उन्होंने उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। एब्यूज बी, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अब ये जो पहला आपको अपराध अगर दिख रहा होगा, अगर आप मेरी नजर से देख रहे हैं, तो A1 और A2 वहां पर आते हैं जब B जो है अपने रेस्ट ड्राइंग रूम में रेस्ट फरमा रहे थे और आके उससे गाली गलौज करते हैं। ठीक है, अभी तक वो घर के अंदर नहीं आए, बाहर से गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो आवाज है उस तक पहुंच रही है। अच्छा, अब किसी व्यक्ति को अब्यूज करना, क्या ये ऑफेंस होता है क्या? किसी व्यक्ति को अब्यूज करना, देखो पहला पॉइंट हमें यहां पर मिल गया। अब्यूज कर रहे थे, जब बी बाहर गया तो उसने देखा व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है आउटसाइड। तो A1 और A2 ने है, जब वो बाहर गया ना तो उसका पीछा करते हुए, चेज करते हुए विथ लाठी, लाठी के साथ में घर के अंदर आ गए, इनसाइड द हाउस। अब घर के अंदर आने से पहले वापस आओ, एब्यूज करना यानी कि गाली गलौज करना, क्या ये किसी तरह का अपराध है क्या? क्या ये किसी तरीके का अपराध है या ना? यस कमल जिंगर जी, बहुत बढ़िया। योगिता जी कह रहे हैं सर 295 क्लॉज बी। अब देखो यहां पर मैं इसको चीज को यहीं पे थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं। अगर आप किसी इंसान को एब्यूज करते हो, अगर आप उसको गाली देते हो, तो उस सिचुएशन में उसको क्या माना जाएगा? तो डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है और किस जगह पर वो हो रहा है। ध्यान से सुनना, अगर वो चीज पब्लिक प्लेस है, अगर वो चीज पब्लिक प्लेस है जहां पर गाली गलौज की जा रही है, नंबर 1, और उसका उद्देश्य जो गाली गलौज की जा रही है वो एक ऑप्शन है, अपने आप में क्या है, इस तरीके का ऑप्शन टाइप की वो चीज है, तब तो अप्लाई होगा आपके सेक्शन 294, अश्लील गाने गाना वगैरह। लेकिन दूसरा तरीका समझना, अगर आपने किसी इंसान को गाली इसलिए दी है ताकि आप उसको प्रोवोक कर सकें, देखो बहुत ही सिंगल सा पॉइंट है। आप में से कई कैंडिडेट आंसर दे रहे हैं 504, जैसे कि अजय जी कश्यप जी हैं, रमेश गोयल जी। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रमेश जी, यहां पर गाली में कभी नहीं आता है। कोई इंसान किसी को गाली देता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कब आता है? जब आप उसको इस तरीके से धमकी देकर कोई ऐसा कार्य करवाना चाहते हो जो करने के लिए बाध्य नहीं है ना, या फिर कोई ऐसा कार्य नहीं करने दे रहे हो जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल है, या इस तरीके से उसको अनॉयंस वगैरह कारित कर रहे हो। 506 के अंदर इसको हम नहीं डालेंगे लेकिन 506 प्रोवोक करना, प्रोवोक करने का मतलब उसको प्रकोपन देना। किस बात के लिए? 2 में से एक चीज, ताकि वो गुस्से में आकर क्या करे, शांति भंग करे, ब्रीच ऑफ पीस करे, ठीक है, या फिर वो क्या करे, किसी तरह का कोई अपराध करे, ऑफेंस करे, ठीक है। उस सिचुएशन में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने उसको गाली दी है उसने 504 का ऑफेंस वहां पर किया है। कौन सा ऑफेंस किया है? 504 का ऑफेंस किया है। 506 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पर जब आप उसको धमकी दे रहे हो तो उसका इंटेंशन उससे कुछ करवाना वगैरह भी होता है या कुछ नहीं करवाना होता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ गाली दी। अब गाली के बाद जो है उससे कोई एक्ट परफॉर्म कराने वाली बात नहीं हो रही। इनका इंटेंशन दोनों में से एक होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, तीनों चीजें ध्यान रखना। 504 में गाली गलौज करना, 506 में धमकी देना, और आपके जो चोरी वाला ऑफेंस आता है यानी कि 383 वगैरह एक्सटॉर्शन की बात, चोरी के बाद में एक्सटॉर्शन का जो अपराध आता है वहां पर भी धमकी देते हैं। बट तीनों में स्लाइट डिफरेंस है, तीनों में अंतर है। इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हो जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर उसने उसको गाली गलौज दी। तो कोई इंसान किसी व्यक्ति को गाली गलौज देता है तो कहेंगे उसका उद्देश्य ये होता है कि तेरे में कितना दम है, कुछ करके दिखा। समवेयर ही इज प्रोवोकिंग। ओके, तो जो एप्रोप्रिएट रिलेवेंट बात यहां पर लग सकती है, क्योंकि उसने घर के आगे ही दी है तो उसको पब्लिक प्लेस तो कह नहीं सकते।
जब पब्लिक प्लेस नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 294 का जो प्रावधान है वो तो अप्लाई होगा नहीं। क्लियर है, पब्लिक प्लेस नहीं है इसलिए 294 की बात लागू नहीं होगी। याद रखना 268 से लगाकर 294A तक के जो प्रोविजंस हैं वो पब्लिक ऑफेंस होते हैं। कैसे होते हैं, पब्लिक ऑफेंस होते हैं। यहां पर तो प्राइवेट ऑफेंस हो रहा है, यहां पर प्राइवेट ऑफेंस हो रहा है, इसलिए हम 294 को नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर। अब देखिए, अब दूसरा कौन सा सीन बन रहा है यहां पर, 504 ये हो सकता है। ठीक है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें गाली गलौज करने के साथ में दूसरे एलिमेंट जो है 503 के वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो मेरी ओपिनियन में यहां पर जो गाली गलौज करने वाला बात आते ही आपके लिए जो आईपीसी का ऑफेंस बन रहा है वो बन रहा है 504 आईपीसी। ठीक है, गाली गलौज करना है, अगर आपने सिंपली गाली ही दे दी है, आपने 504 कहेंगे वहां पर किया है। ओके, ठीक है। अब देखो, अब वो जब बाहर देखने गया तो A1 A2 उसका पीछा करते हुए घर के अंदर लाठी के साथ में घुस गए, विथ लाठी घुस गए। ठीक है, एंड असॉल्टेड बी, और इस तरीके से बी पर हमला कर दिया, जिसके कारण बिकॉज ऑफ विच बी सस्टेन ब्लीडिंग इंजरी, उसका खून बहने लगा ओवरहेड सिर के ऊपर एंड ऑन द राइट आर्म, और राइट आर्म के ऊपर। अब मुझे बताओ, ये जो पैराग्राफ है मतलब वो जबरदस्ती उसके घर में घुस गए, लाठी के साथ में घुसे हैं और फिर उसके ऊपर हमला किया है, उसको खून बहने लग गया वगैरह, ब्लीडिंग इंजरी वगैरह हो गई। यहां पर कौन सा ऑफेंस कमिट हो सकता है? वेरी गुड रमेश गोयल जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। कमल जहांगीर जी, आपका भी आंसर यहां पर सही है। यहां पर क्या होगा पता है, देखो यहां पर एक तरीके से हुआ है ट्रेसपास, इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहता हूं। यहां पर भी क्या हुआ है, ट्रेसपास, अत्याचार हुआ है। अगर आप किसी और की प्रॉपर्टी में घुस जाते हो बिना उसकी कंसेंट के, उसको बोला जाता है ट्रेसपास। और वहां पर अगर आपका इंटेंशन अपराध करना है, अगर आपका इंटेंशन क्राइम करना है, तो उसको बोला जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि आपराधिक अत्याचार। ठीक है, और यही क्रिमिनल ट्रेसपास अगर किसी घर में होता है तो उसको बोला जाता है हाउस ट्रेसपास। क्या बोलेंगे उसको? हाउस ट्रेसपास, यानी कि गृह अत्याचार है जो कहा जाएगा। ठीक है, अब गृह अत्याचार के केस में क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन है। आप उसके घर में घुसे हो लेकिन आपका इंटेंशन अपराध करने का नहीं है, नो ऑफेंस, ये सिचुएशन आवे तो क्या होगा। दूसरी सिचुएशन, आप उसके घर में घुसे हो ताकि आप कोई ऐसा अपराध कर सको जिसकी सजा डेथ पनिशमेंट है, मृत्युदंड है, दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी, आप किसी के घर में घुसे हो ताकि आप ऐसा अपराध कर सको जिसकी पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट टाइप की है। और चौथा कैटेगरी, आप किसी के घर में प्रिपरेशन करके घुसे हो ताकि आप उसको या तो हर्ट कॉज कर सको, रॉन्गफुली कन्फाइन कर सको, या उनका कोई बिहेवियर कॉज कर सको, यानी कि आफ्टर प्रिपरेशन अगर आपने किसी के घर में एंट्री मारी है तो। अब ये सारी बातें मैं कौन सी बता रहा हूं आपको पता है? हमारा जो चैप्टर 17 है, चैप्टर 17 जो है, इसके अंदर ट्रेसपास वाले प्रोविजन कहां से कहां तक है? 441 से स्पेशली आपके 462 तक। ठीक है, यहां तक दे रखे हैं। इन्हीं के अंदर हाउस ट्रेसपास, मैं आपको अपना बनाया हुआ एक हैंड नोट दिखाता हूं यहां पर, जिसको आप ऑब्जर्व करना। देखिए, ये हैंड नोट अगर आप विजिबल कर पा रहे हैं तो हाउस ट्रेसपास के अंदर अलग अलग सिचुएशन, अगर आप कोई ऑफेंस नहीं करना चाह रहे थे, अगर आप डेथ वाला ऑफेंस करना चाहते हो, अगर आप एलआई वाला ऑफेंस करना चाहते हो, किसी अन्य पनिशमेंट वाला ऑफेंस करना चाहते हो, या प्रिपरेशन करके किसी के घर में हाउस ट्रेसपास करते हो, तो जब प्रिपरेशन, अब वो लाठी लेके गए थे तो लाठी हाथ में लेकर किसी घर में क्यों घुसना भाई? ये कोई सगुन होता है क्या? ना, उनका इंटेंशन उसको हर्ट करने का था, है ना, इसलिए 452 का एप्लीकेबिलिटी यहां पर दिख रहा है। प्रियंका जी, 448 से लेकर 452 तक ये जो प्रावधान कहां से है? ये आपके 448, 449, 450, 451, 452 ये सब कुछ है। तो यहां पर इंटेंशन क्या है? क्योंकि जाके उसने हर्ट कॉज किया उसको, तो और वो भी लाठी लेकर गया, तो 452 यहां पर अप्लाइगा, जहां पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये बेसिक प्रावधान, आप इसको वापस आईपीसी के साथ में क्रॉस चेक करना। जो बातें आज मैं बता रहा हूं ना, आप उनको बकायदा क्रॉस चेक करना, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करना, कहीं मैंने गलत तो नहीं बता दिया, ये एक शंका लेकर क्रॉस चेक करना। बिल्कुल, देखो हम सभी लोग लॉ के बंदे हैं,
ओके अगर किसी इंसान ने कोई बात कही है तो कोशिश करो अपने लेवल पर उसको एविडेंशियली क्रॉस चेक करने की। मुझे इस बात का कोई नाराजगी नहीं होगा कि आप ऐसा कह के कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर आपने गलत बता दिया है, सही बता दिया, क्योंकि ये लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है और लॉ के इंटरप्रिटेशन में प्लस माइनस हो सकता है। आई एम ड्यूली एडमिट दिस फैक्ट कि लॉ के केस में प्लस माइनस होता है, लेकिन जहां तक हमारी प्रोबेबिलिटी है ये निशाना बिल्कुल सही जगह लग रहा है। और इस सिचुएशन के अंदर जब वो लाठी के साथ उसके घर में उसको पीछे पकड़ते हुए अंदर घुसे हैं, उसका पीछा करते हुए अंदर घुसे हैं, तो इसको भी ट्रेसपास ही कहेंगे ना। बिल्कुल, आप उसकी मर्जी के बिना घुसे हो, आपका इंटेंशन क्राइम करने का था, जिस जगह पे घुसे हो उसका घर था, ड्वेलिंग हाउस था, तो हाउस ट्रेसपास हो गया। और लाठी के साथ में घुसे हो यानी कि प्रिपरेशन के साथ में, तो 452। तो यहां पर दूसरी कैटेगरी हमारे सामने कौन सी आ जाएगी? इस केस में आपके आईपीसी का 452 अभी दिख रहा है, ठीक है। जो पढ़ते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लग रहा है, बाकी तो आगे के अगले पैराग्राफ डिसाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। देखो होता क्या है कि हम लोग जब पहले पैराग्राफ से ही माइंड के अंदर एक पिक्चर बनाते हुए चलते हैं ना, तो बाकी के जो पैराग्राफ होते हैं वो उस पिक्चर के अंदर या तो कलर फिलिंग करने का काम करेंगे या फिर इरेजर से पिक्चर के उस पार्ट को हटाएंगे, मतलब कोरोबोरेट करेंगे या कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, यही होगा। इसलिए आप पहले पैराग्राफ से अपने माइंड में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को लेते हुए ही चलें। नाउ अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है कि इंजरी हो गई, ब्लीडिंग इंजरी वहां पर हुई इसको, तो ब्लीडिंग इंजरी हुई इसका मतलब सीधी सी बात है हर्ट हुआ है। अब ये हर्ट सामान्य हर्ट है या ग्रीवियस हर्ट है, सामान्य उपत्ति है घोर उपत्ति है, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर वो हर्ट हुआ है तो या तो 323 का ऑफेंस होगा या फिर 325 का ऑफेंस होगा, दोनों में से एक होगा। यस और नो? ओके, तो अभी जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा इसको मैं एक बार हिंदी के अंदर भी पढ़ लेता हूं और देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसका हिंदी वर्जन देख लो, क्या लिखा हुआ है यहां पर। दिनांक 4 दिसंबर 2020 को सुबह करीबन 8 बजे सूचना देने वाला बी जो था वो आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली यानी पुलिस स्टेशन रीवा के अंदर पहुंचता है और एक प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है वहां पर दर्ज करवाता है। इस आशय की लिखवाएगी कि वो ग्राम खोरकोटी के अंतर्गत थाना सिटी उसी पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाला एक गांव है। दिनांक 30 नवंबर 2020 को शाम को 7 बजे जो है जब अपने कार्यालय से ऑफिस से आकर अपने ड्राइंग रूम के अंदर आराम कर रहा था, अभियुक्त A1 और A2 उनके प्लॉट में उसकी खुली हुई नाली को लेकर, जो उसका ओपन ड्रेनेज था घर के आगे, उसको लेकर गाली गलौज करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? गाली गलौज करना, ये पहले ऑफेंस यहाँ पर दिख रहा है। जब बी बाहर आकर देखा तो बाहर क्या हो रहा है, तो जो अभियुक्त A1 और A2 थे वो बी का पीछा करते हुए घर के अंदर घुस गए। बी का पीछा करते हुए दूसरा अपराध, तथा बी पर लाठियों से हमला किया, जिस कारण अब लाठी वो साथ में लेकर आए थे यानी कि प्रिपरेशन। बी के सिर एवं दाई भुजा पर रक्तस्राव युक्त यानी बोले तो ब्लीडिंग वाली इंजरी जो है वहां पर हुई। क्लियर है? तो ये जो गाली गलौज 504 504, पीछा करते हुए घर के अंदर घुसना हाउस ट्रेसपास, लाठी के साथ में प्रिपरेशन के साथ में एंट्री की है 452, और अगर उपहति हर्ट हुआ है तो या तो 323 होगा या 325 होगा। यहां तक मैटर क्लियर है? ये जो हमने अभी पढ़ा इस पैराग्राफ के अंदर हम लोगों को अभी तक 3 तरह के ऑफेंस दिख रहे हैं। ओके, 504, दूसरा 323 325 और तीसरा यहां पे क्या हो जाएगा 452। ओके, अभी कोई ओपिनियन मत बनाना, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई जो हमें दिख रहा है वो हमने नोट किया है। अभी हम कोई ओपिनियन जो है नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहां पर दूसरे पैराग्राफ पर, ठीक है। आप अपने पास में एक नोटबुक लेके लिखते जा रहे हो ना, नोट करते हुए जाना, ठीक है। मैं भी यहां पर इसको एक अलग तरीके से मेंशन करता जाता हूं कि हम लोगों को एक तो 452 मिला है, एक साथ में जो इसका गाली गलौज करने वाला 504 मिला है, और 323 और 325 का क्लू मिला है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये बहुत ही है ना एकदम पूरा अटेंशन करके पढ़ने वाला पार्ट होता है जजमेंट का। जजमेंट लिखना आसान है, लेकिन जजमेंट के लिए जो बैकग्राउंड आपको दिया जाता है उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, नाउ अब देखिए, ये पैराग्राफ हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा क्लियर ना दिखे, मैं बड़ा कर देता हूं इसको ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ लेंगे, डोंट वरी। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि वैन डब्लू जो कि बी की वाइफ थी, बी कौन, जिसके ऊपर हमला किया गया, जब उसकी वाइफ वहां पर आती है और वो अपने पति बी को बचाना चाहती हैं, तो एक्यूज A1 और A2 ऑल्सो गेव लाठी ब्लो टू वाइफ।
तो वहां पर वो वाइफ को भी क्या कर देते हैं, उस पर भी लाठी मारना शुरू कर देते हैं। ओके, ठीक है। यहां पर यानी कि यहां पर दूसरा विक्टिम आ रहा है। इस केस में एक नहीं दो विक्टिम हो गए। पहला तो बी तो था ही, अब बी की वाइफ भी है, वो यहां पर क्या बन गई, विक्टिम है जो बन गई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है कि जब बी वहां पर आती, यानी कि बी का स्टेटमेंट आने वाले टाइम में आई विटनेस हो सकता है, उसने अपने पति को लाठियां खाते देखा है ना, आई विटनेस। अगर कोई ऑरल एविडेंस जो आई विटनेस है तो सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत डायरेक्टली एविडेंस उसका कंसिडर किया जाता है ऑरल एविडेंस के रूप में, है ना। वो सस्टेन, जब उसको वाइफ को मारा तो उसको भी बहुत ही ब्लीडिंग इंजरी हुई, यानी कि यहाँ पर फिर से 323 या 325 आ सकता है। ओवर लेफ्ट आर्म एंड इन राइट लेग, जो लेफ्ट वाला उसका हाथ है और राइट वाला जो उसका पैर है उसके ऊपर उन्होंने लाठी वाठी मारी। When other family members of B and neighbors came, जब दूसरे फैमिली मेंबर और नेबर्स आए and shouted to save B and W, और B और W को बचाने के लिए both the accused person intimidated B। अब देखो, अभी कुछ टाइम पहले जब गाली गलौज की बात आई थी तो आप में से कुछ कैंडिडेट ने 506 बताया था। अब देखना यहां पर, अब पूरा अटेंशन रखना। तो दोनों ने उसको इंटिमिडेट किया, दोनों एक्यूज ने इंटिमिडेट किया बाय थ्रेटनिंग, उसको धमकी दी गई टू कॉज डेथ, कि मार देंगे, ये धमकी उसको दिया गया। अब इस धमकी का इंटेंशन क्या है कि अगर किसी से कुछ कहा कि आप पुलिस के पास गए तो तुमको जान से मार डालेंगे। ये एक जनरल डायलॉग होता है। जब भी कोई व्यक्ति गलत करता है ना, जब उसको लग रहा है अब और कोई ऑप्शन नहीं है तो किसी को कुछ कहा तो मार दूंगा, है ना, ये बात चलती है। थ्रेटनिंग टू कॉज डेथ, अच्छा थ्रेटनिंग में कौन सी, डेथ कॉज करने वाली है। अब होता क्या है कि 506 जो है उसकी पनिशमेंट की जब आप बात करोगे, 506 में आओगे तो उसमें दो पैराग्राफ है। एक पैरा 1 है जो कहता है नॉर्मली आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिया, और दूसरा होता है कि जब आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन दिया है वो इस तरीके का है कि सामने वाले की डेथ कर दोगे, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दोगे, है ना, या फिर उसकी फीमेल पर्सन की अनचेस्टिटी के बारे में कुछ करोगे ऐसा वैसा, तो वहाँ पर वो चीज़ आता है। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, सेकंड वाला जो क्लॉज है वो अप्लाई होगा 506 का। तो यहाँ पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन आ सकती है क्या, हाँ, और वैसे भी शब्द भी वही इस्तेमाल कर रखा है, इन्होंने स्पेसिफिकली शब्द इस्तेमाल कर रखा है। जब थ्रेट के साथ में इंटिमिडेशन आ जाए, जब धमकी के साथ में अभित्रांश आ जाए, सोचना ही नहीं है, वो मामला 503 में डिफाइन ऑफेंस जैसा होगा। ओके, चलिए नाउ मूविंग अहेड। तो यहां पर एक और ऑफेंस हमें यहां पर दिख रहा है, कौन सा, 506। अब या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पैरा सेकंड, या फिर इसको एक तरीका और होता है 506 डैश करके बी पार्ट, है ना, जो भी ठीक लगे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। हालांकि बाय थ्रेटनिंग टू कॉज डेथ एंड फ्लेड अवे, और वहां से भाग गए फ्रॉम द प्लेस ऑफ इंसिडेंट से। ओके, द बी इमीडिएटली वेंट टू द बिचिया हॉस्पिटल रेवा, ये वहां का कोई हॉस्पिटल है, बिचिया हॉस्पिटल रेवा, वहां पहुंच गए। ओके, अलॉन्ग विथ डब्ल्यू एंड आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन 4/12/2020। कब डिस्चार्ज हुए, 4 दिसंबर को। आपको याद है हमने एक पॉइंट नोट किया था पहले, इस तारीख के संबंध में मैंने एक पॉइंट पहले वाले पैराग्राफ में नोट किया था। वो पॉइंट क्या था, एफआईआर 5 दिन बाद हुई है। तो सवाल वहां पर आ रहा था कि एफआईआर जो है 5 दिन बाद क्यों हुई, तो कारण हमें यहां पर मिल गया, क्योंकि वो लोग 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो लोग 5 दिन जो है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे, और जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए फिर एफआईआर करवाने गए। नाउ अगला बिंदु यहां पर, इमीडिएटली हॉस्पिटल गए अपनी वाइफ के साथ में, और जब उनको 4 दिसंबर को डिस्चार्ज किया गया, उनके प्लास्टर था हिज राइट आर्म के अंदर, एंड बैंडेज बंधी हुई थी ओवर हिज हेड, अलोंग विद डब्लू वेंट टू द सिटी कोर्ट वाली, और सीधे वहां से हॉस्पिटल से कहाँ गए, जो पुलिस स्टेशन गए, और वहां पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये बात सारी इसके अंदर हिंदी के अंदर से लिखी हुई है कि जब बी की पत्नी डब्ल्यू ने बचाव करने का प्रयत्न किया तो अभियुक्त ए वन डब्ल्यू ने उसको लाठियों से पहुंचाई, चोटें पहुंचाई वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हैं जो यहां पर आपके अप्लाई होती है। ओके, तो ये है आपका दूसरा पैराग्राफ। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां पर देखिए, जब बी को चोटें पहुंचाई तो वो वाला पॉइंट भी आ गया यहाँ पर, हर्ट पहुंचाना वगैरह। लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता चला कि उनको जो चोटें आई हैं वो सामान्य हैं या फिर ग्रीवियस है, गंभीर है।
क्योंकि कहीं पर भी ये तो लिखा हुआ नहीं है। अच्छा एक बात बताएं आपको, जैसे कि ग्रीवियस हर्ट कितने तरह की होती है, तो 320 में पड़ता है, तो 8 तरह की जो हर्ट है वो ग्रीवियस हर्ट में आती है। और उसमें कहीं पर भी ये नहीं मेंशन कर रखा है कि ब्लीडिंग इंजरी जो है वो ग्रीवियस हर्ट होगी। लिखा हुआ है क्या ऐसा लिखा हुआ है कि ब्लीडिंग इंजरी ग्रीवियस हर्ट होती है? ब्लीडिंग इंजरी पता है किसको कहते हैं? ऐसी इंजरी जिसके लगने से खून बहे। एक ब्लेड का कट यहां पर लगा दिया, या फिर एक महिला के नाखून बड़े जोरदार थे, सामने वाला व्यक्ति मान नहीं रहा था, तो उसने ये एकदम शक्तिमान की तरह नाखून जो है उसके चेहरे पर यूं कर दिए। अब यूं कर दिए नाखून से, तो चेहरे पर खून आने लग गया, तो क्या ये ग्रीवियस हर्ट हो गई क्या? ये भी तो ब्लीडिंग इंजरी है, समझ रहे हो? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, ये भी तो क्या है, खून पीना अलग बात है, लेकिन इस तरीके से नाखून नोचना ये क्या है? तो ये भी तो ब्लीडिंग इंजरी है। लेकिन क्या इसको ग्रीवियस कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। तो अभी तक हमें ये पता नहीं चला है यहां पर। ओके, प्लास्टर लगा हुआ है लेफ्ट आर्म में सर। ओके अशोक कुमार जी, इस बात को नोट करने लायक है। प्लास्टर लगा हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है तो हड्डी टूटी होगी, प्रिजम्पशन है ना। अब प्रिजम्पशन बाद में लेंगे जब एक्सप्रेस प्रोविजन यहां पर हमें नहीं दिखता है। तो अब आ जाइए इस पॉइंट पर। देखो, जहां पर मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने मामले को रजिस्टर्ड कर दिया, अंडर नंबर भी दे दिया उसको एफआईआर नंबर का। विटनेस वर एग्जामिन, विटनेस को पुलिस ने एग्जामिन किया, अकम्पनीड बाय द इन्फॉर्मेंट एंड विक्टिम, विक्टिम को और सूचनाकर्ता को साथ में लेकर साइट प्लान जो है वो प्रिपेयर किया गया। एंड ऑन ऑब्टेनिंग एमएलसी, एमएलसी क्या होती है? मेडिको लीगल कॉज की जो रिपोर्ट होती है वो, फ्रॉम द बिछिया हॉस्पिटल रेवा, वहां से रिपोर्ट प्राप्त कर दी। इट वॉज फाउंड दैट डब्ल्यू सस्टेन सिंपल इंजरी। देखो लिख भी दिया, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, खुद ही लिख दिया सारा। और चाहिए क्या? डब्लू जो है, डब्लू बोले तो वाइफ जो है उसको सिंपल इंजरी हुई है ना। भगवान पत्नी को ज्यादा चोटें लगने नहीं देता है, सिंपल इंजरी हुई है। लेकिन जो बी है उसको ग्रीवियस इंजरी हुई है, उसको ग्रीवियस यानी कि गंभीर इंजरी हुई है। मामला शॉर्ट आउट, यहीं पे शॉर्ट आउट हो गया। सवाल ने खुद ने ही कह दिया। ओके, कुसुम मेवाड़ा जी ने दिमाग लगाया कि सर ये सवाल पूछ रहे हैं तो इसके अंदर कुछ न कुछ तो है। तो इन्होंने देखा 5 दिन तक एडमिट रहे, तो उन्होंने 20 दिन वाला पॉइंट निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि सर 20 दिन तक अपना कामकाज नहीं कर सकते, तो ये तो 5 दिन के अंदर ही आ गए, 5 दिन में आ गए, इसका मतलब ग्रीवियस हर्ट नहीं है। कुसुम जी, जब एक्सप्रेसली कुछ दे रखा हो तो उसी को मानना है हमें, ठीक है। वैसे अच्छी बात है, दिनों का नाम आती है, वो पॉइंट याद आ गया, इसका मतलब हमारा सीपीयू अच्छे से काम कर रहा है, वैसे रोज करता है। खैर, सो सिंपल इंजरी, तो यहां पर जो बी है इसके केस में तो मामला कौन सा बनेगा? 325। और जो डब्ल्यू है इसके केस में मामला कौन सा बनेगा? 323। अच्छा, एक और लफड़ा है, एक और पॉइंट है, वो क्या? जी जो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट हुई है, इसमें डेंजरस वेपन का पॉइंट तो नहीं आएगा? डेंजरस वेपन का पॉइंट तो नहीं आएगा क्या यहां पर? मतलब क्या होगा कि भाई लाठी से मारा है। अब लाठी को आप डेंजरस वेपन की कैटेगरी में ले सकते हो। देखो अंतर होगा ना, अगर आपने हर्ट कॉज की है डेंजरस वेपन से तो मामला 323 में नहीं 324 में आता है, और अगर आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज की है डेंजरस वेपन से तो मामला 325 में नहीं 326 में आता है, ठीक है। एक आपको छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं, ये तो चलो लाठी है, लाठी से हमें पता चल जाता है कि लाठी को डेंजरस वेपन कैसे कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये प्रिजम्पशन ठीक नहीं है ना। मुझे पता है, मैंने ही लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बता रखा है कि लाठी जो है वो एक तरीके से उसको आप डेंजरस कैटेगरी टाइप का वेपन जो है नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि डेंजरस वेपन वो होता है जिसकी परिभाषा आपको 324 या 326 में दिखेगी। अब ध्यान से सुनना अगली बात को, 13, ये 13 शब्द बड़ा काम का है, नोट करना इस पॉइंट को। 13 यानी कि 13 शब्द बहुत काम का है। इसलिए भी काम का है क्योंकि एक तो 13 अक्टूबर से अपना प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अब इससे अच्छा प्रमोशन करने का मेरे को बहाना नहीं मिल सकता। 13 जो शब्द है, एक तो इसलिए काम का है कि 13 अक्टूबर को प्लस कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पर। लिंकिंग लॉस का पहला सेगमेंट, पहला कोर्स जो है वो लॉन्च होगा 13 अक्टूबर को, और डेफिनेटली तबीयत से शानदार तरीके से मेहनत करेंगे और करवाएंगे भी, ठीक है, 13 अक्टूबर को। और एक 13 इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? जरा एक बार इंडियन पिनल कोड निकालो। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 324 पे आओ। बेरेक तो लेकर बैठे हो ना, पड़ोसी को तो नहीं दिया है ना, नहीं दिया है तो निकालो। अब यहां पर जब आप ऑब्जर्व करोगे 324 में और 326 में
324 में और 326 में, ध्यान से सुनना, आज तक कभी भी मैंने ये स्टेटमेंट किसी लेक्चर में दिया नहीं है, आज दे रहा हूं। डेंजरस वेपन की 13 कैटेगरीज 324 और 326 में दे रखी है। अब इसको कभी आप भूलोगे नहीं, ये बात तय है, क्योंकि आपने इसको प्लस कोर्स लॉन्चिंग से क्या कर दिया है, लिंक हैचो कर दिया है। मतलब क्या होगा, डेंजरस वेपन, खतरनाक आयुध क्या क्या होते हैं, इसकी 13 कैटेगरी, डेंजरस वेपन की 13 कैटेगरी आपको यहां पर दे रखी है। अब मेरा आपसे अगला सजेशन ये है कि आप इन 13 कैटेगरी को एग्जाम से पहले माइंड में सेट कर लो। इन 13 कैटेगरी को एग्जाम से पहले माइंड में सेट कर लो। तो 13 कैटेगरी है, 13 अक्टूबर को प्लस कोर्स लॉन्च होगा, लिंकिंग कर लो माइंड के अंदर, भूलने वाला सेगमेंट बनना नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब 13 कैटेगरी कौन कौन सी आई आपको फटाफट बताता हूं मैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई भी सेक्शन निकालो, चाहे 324 निकालो या 326 निकालो, ठीक है। 326 पे आ जाओ, चलो कोई बात नहीं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति whoever except the case provided by 335 को छोड़ दो, उसके अलावा अन्य केसेस के अंदर वॉलंटरी कॉज द ग्रीवियस हर्ट बाय मीन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। अब यहां से स्टार्ट करते जाना, जैसे जैसे पॉइंट नोट कराता जा रहा हूं वैसे वैसे नोट करते जाना। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग नंबर 1, स्टैबिंग नंबर 2, कटिंग नंबर 3 और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस लाइकली टू कॉज डेथ। अब आप में से किसी ने कहा से लाठी जो है वो वेपन है, लेकिन सारे वेपन्स कवर नहीं किए, वो वेपन्स जो डेथ कॉज कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट जो कि एक वेपन के रूप में इस्तेमाल होता है, लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। या तो वो वेपन क्या करता है, डेथ कॉज कर सकता है। ये कितना कौन सा पॉइंट बन गया, ये 4th। उसके बाद में या बाय मींस ऑफ फायर, आग के माध्यम से, 5वां नंबर, हीटेड सब्सटेंस नंबर 6, पॉइजन नंबर 7, कोरोजिव सब्सटेंस यानी कि संधारक जो है, कोरोजिव टाइप के सब्सटेंस, वो कितने हो गए, 7। कहाँ हमारी काउंटिंग कहाँ चल रही थी, मैं लिख ही देता हूँ इसको, मेरी गणित बड़ी वीक है इसीलिए मुझे बादाम खाने की सख्त आवश्यकता है। चलिए अब मैं पॉइंट को नोट करते हुए चलता हूं। सबसे पहले क्या आया, ऐसा वेपन जो शूटिंग के लिए काम आता है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आया, जो स्टैबिंग के लिए काम आता है, नंबर 2। तीसरा वेपन जो कटिंग करने के लिए काम आता है। चौथा, अगर आप कोई वेपन यानी कि जिससे डेथ हो सके ऐसा वेपन, जिससे डेथ हो सके ऐसा वेपन, या ऐसा वेपन जिसके माध्यम से आप आग के माध्यम से बना हुआ कोई वेपन्स हो, या फिर कोई हीटेड, कोई गर्म चीज, हीटेड सब्सटेंस हो, या फिर क्या हो, पॉइजन यानी कि जहर हो, ओके, या फिर क्या हो, यहां पर कोई कोरोजिव सब्सटेंस हो, कोरोजिव संधारक सब्सटेंस हो, या फिर क्या हो वहां पर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो, एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक सब्सटेंस हो, या फिर क्या हो वहां पर ऐसी कोई चीज जो ह्यूमन बॉडी के लिए जब उसको सांस से लेगा तो मर सकता है, यानी कि जहरीली गैस। तो यहां पर ह्यूमन बॉडी के लिए वो क्या हो, खतरनाक हो, जब वो उसको क्या करे, इनहेल करे। तो यहां पर इस तरह का कोई चीज हो, या फिर वो स्वेलो करके निगल जाए तो उस समय उसके लिए डेलिटेरियस हो। तो ह्यूमन बॉडी के लिए जब वो स्वेलो करे, स्वेलो करने का मतलब निगल जाना, उस समय हानिकारक हो जाए। और एट द एंड में क्या दे रखा है, और रिसीव इनटू द ब्लड, या फिर क्या ब्लड के अंदर घुस जाए, या फिर एनिमल, और या फिर चौथा कौन सा हो गया, एनिमल। आपके पास शेर है, आपने क्या कर दिया, उस शेर को जो है वहां पर छोड़ दिया है। 4 और 3 7 हो गए, 7 और 4 11 और 12, और एक और चीज आ जाएगी ब्लड। जब आपके ब्लड के अंदर कोई ऐसी चीज डाली जाए जैसे जहरीला इंजेक्शन, अब इंजेक्शन लगने से कोई सामान्य व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन वही जहरीला इंजेक्शन होगा तो वो डेडली वेपन जो है कहलाएगा। अब देखो कैटेगरी कितनी बन रही है यहां पर, ये 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि 13 ऐसे हथियार हैं जो अपने आप में डेडली वेपन्स, खतरनाक आयुध कहे जा सकते हैं। चलिए अब इस पॉइंट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। मुझे प्रमोशन करना था, मैंने प्रमोशन कर दिया, आप लोग थैंक यू बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन हाँ मजाक में ही सही, लेकिन हकीकत में 13 डेडली वेपन्स होते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। क्या होता है, जब जजमेंट राइटिंग आती है उसमें अब हमारे तो एक सेक्शन का भी फर्क पड़ेगा ना, 323 की जगह गलती से 324 लिख दिया या वाई से वर्षा हो गया तो वहां पर दिक्कत करेगा ना, इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ओके। चलिए अब वापस आते हैं यहां पर। तो इस दोनों को इस तरीके से ये अलग अलग टाइप की इंजरी है जो होगी। लाठीज वर ऑल्सो सीज, लाठी को क्या कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है।
तो जब कोई वेपन्स रिकवर हो जाता है तो इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन काम आ सकता है, बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। जब कोई भी वेपन्स रिकवर हो जाता है तो कौन सा सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का अप्लाई हो सकता है यहां पर, बताइए फटाफट, आपके पास समय की सीमा है 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, here we go। सही आंसर प्रियंका जी, दुष्यंत जी, कीपा जी, स्नेहलता जी, अनुराग जी, विनीता जी, सुमन जी और शालिनी जी और धन बहुत सारे नाम है, सारे ले नहीं पाएंगे। सेक्शन 27 एग्जैक्टली, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना सेक्शन 27 तब अप्लाई होता है जब 24, 25, 26 के अंदर मामला इस तरीके का हो कि कन्फेशन सामने वाले व्यक्ति ने दी है, तो 27 के तहत अगर डिस्कवरी हो जाती है उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो मामला वहां पर रिलेवेंट हो जाएगा। ओके, 27 के तहत ये मामला यहां पर फायदे का हो सकता है। उसके बाद में चार्जशीट फाइल कर दी गई, तो चार्जशीट बोले तो 173(2), इसके तहत उन्होंने चार्जशीट वगैरह जो है फाइल कर दी। अब बस यही बात है कि पुलिस ने अपराध को दर्ज किया, साक्ष्यों का परीक्षण किया, उसके बाद शिकायतकर्ता को लेकर जाके घटनास्थल का नक्शा बनाया, उसके बाद अस्पताल से उन्होंने जो है MLC की रिपोर्ट प्राप्त की। अच्छा, MLC की रिपोर्ट क्या होगी, MLC की रिपोर्ट होगी कौन सा एविडेंस। अब देखो कुछ नहीं दे रखा है तो उस अस्पताल के अंदर अगर सिटी का नाम आता है, एक लॉजिक बता रहा हूं, अस्पताल में अगर सिटी का नाम आता है तो आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल समझिए, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप जो है समझ सकते हो। देखो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होते हैं, नाम देते हैं, जैसे वसुंधरा हॉस्पिटल जोधपुर, है ना, मणिधरी हॉस्पिटल जोधपुर, और एक होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जोधपुर, है ना। अब इस तरीके का नाम आ गया ना, तो या फिर हॉस्पिटल या फिर जोधपुर हॉस्पिटल ऐसा कोई नाम आ गया तो पता चल जाता है कि वो कहीं की जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो हो सकता है। और वैसे भी जो प्राइवेट होगा ना तो प्राइवेट के लिए स्पेसिफिकली इंडिकेशन लिखा रहेगा। तो यहाँ पर ये जो MLC की रिपोर्ट है वो सेक्शन 74 के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कैन आई से दैट पब्लिक डॉक्यूमेंट कही जा सकती है ना 74 में, ऑब्वियसली यस वो वहां पर ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। तो चार्जशीट है जो दोनों के खिलाफ फाइल होगी। अब आगे देख तो क्या होता है, अगला पैराग्राफ है बोथ द एक्यूज पर्सन, दोनों एक्यूज पर्सन का ये कहना है, उन्होंने क्या डिफेंस दी अपनी प्रतिरक्षा के अंदर क्या कहा, तो उनका कहना है डिफेंस दैट कंप्लेनेंट हैज ग्रज बिकॉज दे आर प्रोहिबिटिंग कंप्लेनेंट फ्रॉम ड्रेनिंग वाटर, क्योंकि वो लोग जो है वाटर ड्रेनिंग के लिए कंप्लेनेंट को मना कर रहे थे, इसलिए उसकी क्या थी, पुरानी दुश्मनी थी, ग्रज था। ग्रज शब्द का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पुरानी रंजिश रखना, ठीक है। क्या शब्द हो जाएगा, रंजिश रखना। इन देयर ओपन प्लॉट मतलब क्या है कि कंप्लेनेंट को पानी डिस्चार्ज नहीं करने दे रहे थे हम लोग हमारे प्लॉट में, इसलिए जो शिकायत करता है उसकी हमारे से रंजिश थी, ठीक है। और ये वो बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी कारण उसने शिकायत की है। कंप्लेनेंट एंड हिज वाइफ फेल डाउन फ्रॉम द मोटरसाइकिल, वो दोनों तो क्या है मोटरसाइकिल से गिरे हैं, तो ये एक्चुअल में क्या है, फॉल्स कंप्लेंट है, ये उनका कहना है। वो कह रहा है हमने जाके कोई लाठियां वाठियां नहीं मारी है, ये तो अपनी मोटरसाइकिल वाइकल से गिरे थे, ठीक है। अब ये तो बात कही किसने, डिफेंस ने। अब उसके बाद देखिए वापस जो है प्रोसिक्यूशन अपने साक्ष्य क्या देता है, वो बड़े रिलेवेंट है। प्रोसिक्यूशन हैज एग्जामिन एज मेनी 5 विटनेस, यहां पर PW कितने हैं, PW बोलो तो प्रोसिक्यूशन के विटनेस 5 विटनेस हैं यहां पर प्रोसिक्यूशन के। आइए एक एक को पकड़ कर समझते क्या क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले यहां पर विटनेस आ रहा है PW1 जो कि खुद अपने आप में विक्टिम भी है, विक्टिम भी कंप्लेनेंट भी प्रोसिक्यूशन का विटनेस ही होता है, ये याद रखना। PW1 stated that on the date and time of incident the accused A1 and A2 entered into his house and assaulted him। PW कहना है वो लोग आए उन्होंने उनको असॉल्ट किया। अब वही कहानी वापस बोल रहा है कि वापस जो है उसके कारण जो है लाठी लगी, जब उसकी वाइफ उसको बचाने आई तो वाइफ को भी उसने लाठियां मारी, वाइफ को भी नुकसान हुआ चेहरे का वगैरह का जो भी है बॉडी का। फैमिली मेंबर और पड़ोसी जब आए चिल्लाने लगे तो उन लोगों ने वो भाग गए हमको धमकी देते हुए। द रिपोर्ट फाइल्ड बाय हिम XP1, ये क्या है FIR, जो इन्होंने FIR दर्ज करवाई है वो क्या हो गया एग्जिबिट P1, मतलब P1 का एग्जिबिट हो गया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में स्पोर्ट में प्रिपेयर्ड बिफोर हिम तो वो हो गया एग्जिबिट B2, तो ये जो स्पोर्ट में नक्शा तैयार किया गया था वो क्या हो गया एग्जिबिट P2 यहाँ पर है जो हो गया, ठीक है। ही रिमेन एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर 3 days बिकॉज हिज राइट आर्म वाज फ्रैक्चर। अब ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, 3 days इसने कैसे कह दिया, खैर हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ क्लरिकल मिस्टेक तो नहीं थी। कब हुआ था उसके साथ इंसिडेंट, 30 नवंबर को हुआ था ना, सबसे पहले पैराग्राफ पे आ जाता है। उसके साथ घटना है जो कब घटी थी, घटना घटी थी 30 नवंबर को और उसने FIR दर्ज कराई है 4 नवंबर। अच्छा हो सकता है
हमने क्या है 30 तारीख और 4 तारीख दोनों को भी काउंट कर लिया। तो 30 तारीख की रात शाम के टाइम की घटना थी, 30 तारीख को काउंट किया नहीं, तो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 3 दिन वो एडमिट रहा था। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर 5 को हम 3 के रूप में दे सकते हैं। ओके, दोनों दिनों को काउंट है जो नहीं करें तो। हाँ, कहाँ थे? ओके, तो इस तरीके से 3 दिन हम लोग एडमिट रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि इसकी राइट आर्म जो है फ्रैक्चर्ड हो गई थी। यहाँ पर शब्द भी आ गया है, हालांकि पहले ऑलरेडी लिखा हुआ भी था, लेकिन शब्द भी आ गया है। इन क्रॉस एग्जामिनेशन, जब बी का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो बी जो PW1 है वो डिनाइड द सजेशन ऑफ डिफेंस, उसने मोटरसाइकिल से गिरने वाली बात को मना कर दिया। ठीक, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूं कि जिस विटनेस को इंजरी पहुंचती है, ध्यान से सुनना, एक शब्द यहां पर लिख रहा हूं मैं, इंजर्ड विटनेस, याद रखना, भविष्य में ये बहुत काम आएगा आपके। इंजर्ड विटनेस, काम इन द सेंस जजमेंट लिखते समय काम आएगा, और किसी काम में नहीं। जिस व्यक्ति को इंजरी पहुंची है, जब वो विटनेस बनता है तो वो ज़्यादा एक तरीके से रिलायबल है। वो क्या है, मोर रिलायबल होता है, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि यार वो बंदा जो है ना वो फालतू एक्यूज के अलावा किसी और को एलिगेट नहीं करेगा, जिसने उसको चोट पहुंचाई है वो उसी का नाम लेगा, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो ये केस में डिसाइड हुआ था, मैं उस केस का नाम भी आपको यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अब्दुल शहीद वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2011। ये मामला जो है इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था, अब्दुल शहीद वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2011। इस केस में आया था कि जो इंजर्ड विटनेस होता है ना वो एक तरीके से थोड़ा मोर रिलायबल है, क्योंकि संभावनाएं कम है, लेस प्रोबेबिलिटी है, कम संभावनाएं हैं कि वो बंदा किसी और को, किस बात की लेस प्रोबेबिलिटी, कि किसी अदर को अननेसेसरी एक्यूज बनाएगा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बनाएगा जिन्होंने उसे चोटें पहुंचाई है। ये बात इस केस के अंदर कही गई थी। तो इस पॉइंट को, इस जजमेंट के नियम को याद रखें। तो यहां पर इस बी का जो टेस्टिमनी है, बी जो कि क्या है, इंजर्ड विटनेस है, इसका टेस्टिमनी थोड़ा रिलायंस से जो किया जा सकता है। ओके, ये उसी का हिंदी के अंदर जो फरियादी ने कहा उसकी पूरी कहानी उसने वापस बयां की है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए अनदर इंजर्ड विटनेस। अब देखो शब्द आ रहा है इंजर्ड विटनेस। दूसरा कौन है? डब्लू, जो उसकी वाइफ है, उसने भी वही बात को सपोर्ट किया है। ठीक है, फिर से वही अब्दुल शहीद वर्सेस स्टेट ऑफ MP 2011 वाली बात मेंशन कर सकते हैं। अब प्रोसिक्यूशन का तीसरा विटनेस आता है, ये तो कौन हो गया? ये हो गया PW2। इससे पहले कौन आया था? ये सारी बात किसने कही थी? PW1 ने कही थी। ये सारी बात PW1 ने कही थी। अब ये PW2 आया है, उसके बाद में यहां पर है PW3। तो ये PW3 कौन है? रियल ब्रदर है बी का, जिसके साथ विक्टिम हुआ है उसका रियल ब्रदर है, और उसने भी इस बात को सपोर्ट किया है। ये तीसरा विक्टिम। देन आफ्टर विटनेस। चौथा आया है डॉक्टर, यानी कि क्या हो गया, एक तरीके से एक्सपर्ट हो गया। तो इसकी जो ओपिनियन होगी वो सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत भी रिलेवेंट होगी। डॉक्टर हो गया यहां पर PW4 हो गया। ओके, कोरोबोरेट द वर्जन ऑफ बी, उसने बी और डब्ल्यू की बात को कोरोबोरेट किया। और MLC रिपोर्ट, जिसको क्या कहा जाएगा, एग्जिबिट P3। तो यहां पर EXP3 क्या हो गया, जो MLC रिपोर्ट है वो EXP3 हो गया। उसके बाद में एक्सरे, अच्छा दोनों की MLC रिपोर्ट है ना, तो EXP3 और EXP3 P4 के अंदर से का मामला जो है 4 और 5 पहले भी और रखा था। MLC रिपोर्ट 3 और 4 की होगी, एक्सरे की रिपोर्ट यस। तो ये MLC, एक MLC किसकी है? बी की, और दूसरी MLC उसकी वाइफ डब्लू की। MLC समझ गए ना, मेडिकल की जो रिपोर्ट होती है लीगल पर्पस के लिए उसको MLC है जो कहा जाता है। एक्सरे ये बन गया आपका EXP5, ये आपका 5वां एग्जिबिट हो गया क्या, एक्सरे। अब देखो इन्होंने एक तरीके से 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए, और यहां तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा 5 विटनेस भी हो गए। ये PW5 एक और विटनेस आ रहा है। तो उसने सारी बातें, डॉक्टर ने सारी बातों को एग्री किया। ये MLC रिपोर्ट वगैरह जो है वो सेक्शन 74 जिसको पढ़ा जाएगा 35 के साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट हो गई, यस और नो? पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, खासकर जो MLC की रिपोर्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो क्या बन गया, PW5 बन गया। तो उसने भी वही बात जो है इस तरीके से क्या किया, सपोर्ट की है। ये तो आगे प्रोसिक्यूशन के विटनेस, प्रोसिक्यूशन के 5 गवाह हैं और 5 ही उसने इस तरीके से क्या दिए हैं, एविडेंस जो है कोर्ट के अंदर पेश करवाए हैं एग्जिबिट के रूप में। ओके, अब देखते हैं आगे क्या मामला यहां पर इस केस में बन रहा है। अब देखो डिफेंस क्या कहता है वापस।
डिफेंस यहां पर कह रहा है, वो जो दोनों एक्यूज थे उन्होंने कहा कि एक्यूज पर्सन है डिनाइड, उन्होंने मना कर दिया जो भी इनकल्पेटरी सर्कमस्टेंसेस थी, परिस्थिति उनको मना कर दिया। कब मना किया? जब उनका 313 सीआरपीसी के अंदर एग्जामिनेशन ऑरली चल रहा था। एक्यूज पर्सन एग्जामिन हिज नेबर, उन्होंने अपने नेबर को एग्जामिन करवाया, जिसने ये कहा, क्या कहा, दैट द प्लॉट A1 इज बिसाइड द हाउस ऑफ B, मतलब हाउस ऑफ बी के पीछे की तरफ उसका प्लॉट है, एंड ऑल द वाटर फ्रॉम हिज ड्रेनेज इज कलेक्टिंग इन द प्लॉट। तो ये उसने बात कंफर्म कर दी कि उसके जस्ट पीछे ही, बी के मकान के जस्ट पीछे ही उनका प्लॉट है और बी के घर का गंदा पानी सारा जो है उसके प्लॉट में आता है। उसने ये बात कंफर्म की है, मारपीट वाली बात उसने कंफर्म नहीं की है। A1 एंड A2 वर फादर एंड सन, ये जो दोनों अपराधी थे ना वो बाप बेटा थे। रिक्वेस्टेड बी, उन्होंने बी को कई बार कहा कि भाई ऐसा मत करो, फॉर मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द ड्रेनेज, लेकिन जो बी है जो कि अपने आप में एक वेल डू पर्सन है और म्युनिसिपल ऑफिसर भी है, म्युनिसिपल ऑफिसर भी है, शुरुआत में आया था ना कार्यालय से घर आता है, तो म्युनिसिपल ऑफिसर भी है, हैज लॉज्ड अ फॉल्स रिपोर्ट अगेंस्ट A1 एंड A2, बी हैज रिसेंटली परचेज अ न्यू मोटरसाइकिल, उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी है और वो अपनी वाइफ को घुमाने लेके जा रहा था, ये लिखा हुआ नहीं है, ही इज अनेबल टू ड्राइव, लेकिन उसको ड्राइव करनी आती नहीं थी, हैड फॉलन फ्रॉम द मोटरसाइकिल एंड सस्टेन वेरियस इंजरी। अब कई बार तो पता चलता है, मतलब वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, उसको चलानी नहीं आती थी, गिर गया, दोनों कैसे गिरे? सबसे बड़ा झूठ है यहाँ पर। अगर ये मान लो सुनना अच्छे से, अगर ये मामला हमारे पेपर में नहीं पूछा जाता है, एक ऑर्डिनरी मैन को भी बता दो ना, सामान्य व्यक्ति को, कि बी को मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी फिर भी उसने चलाने की कोशिश की, यहां तक तो फिर भी मान लेंगे, लेकिन पति को मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती है और वाइफ उसके केस में पीछे बैठ गई, ये तो सवाल ही नहीं होता। वाइफ ऐसी रिस्क कभी नहीं लेती है, सीधा बोलती है तुम तो पागल हो, मेरे को पागल समझा है, तुम्हारे पीछे बैठूंगी। दोनों को चोटें लगी ना यहाँ पर, तो सामान्य व्यक्ति को भी पूछते वही मना कर देता कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर, अच्छा कोर्ट को भी पता होता है, देखो कोर्ट को भी इंटरनली सारी बातें पता होती कि कौन किसके पीछे बैठा था कि नहीं बैठा था मोटरसाइकिल से, जो चोटें लगी वो मोटरसाइकिल वाली है कि किसी ने कुटाई की है वो भी पता चल जाता है ना। खैर चलिए, जोक्स अपार्ट, डोंट टेक अदरवाइज, एक सामान्य बात कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों का माइंड रिफ्रेश रहे, हम आगे के पॉइंट्स को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। चलिए, तो यहां पर इस तरीके से ये वाली बात हुई, मोटरसाइकिल से गिर गए, ऐसा डिफेंस ने है जो कहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ये इसका हिंदी का वर्जन है। तो 313 के जब उसका परीक्षण हुआ तो उसने ये बातों को क्या कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया और अपने पक्ष में अपने पड़ोसी एन के बयान रिकॉर्ड कराया। एन ने इस बात को माना कि उनके घर का गंदा पानी उनके प्लॉट में आता था, इस तरीके से जिससे वह दलदल हुआ जा रहा था। A1 A2 पिता पुत्र हैं। अच्छा, ये दोनों पिता पुत्र हैं, ये भी कोई पॉइंट रिलेवेंट है क्या? दोनों एक्यूज बाप बेटे हैं, ये पॉइंट भी रिलेवेंट है क्या? यस, क्योंकि मतलब इससे साबित होता है कि उनकी पुरानी दुश्मनी थी वहां पर। अब एक ही घर के सदस्य, उनके प्लॉट में पानी आ रहा था तो बाप बेटे दोनों को ऐतराज था, यार हमारे प्लॉट में गंदा पानी कैसे आ रहा है ना। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए चले गए। रमेश गोयल जी कह रहे हैं 2 FIR कैन बी, देखो ऐसा है, हो सकती है अगर ऐसा सिचुएशन में अलग अलग जगह पर हो, लेकिन घटना एक ही है तो एक ही FIR होगी ना, घटना एक ही है तो यहाँ पर एक ही FIR होगी। हाँ, जैसे मान लो एक विक्टिम इधर चला गया, दूसरा विक्टिम उधर चला गया, वो एक बात अलग है। जैसे मान लो पति को पहले मारा था और पत्नी को जानकारी नहीं, तो पति को जब मारा, पति दौड़ के जाके कंप्लेन कर देता है, उसने कंप्लेन की, पत्नी को जानकारी नहीं थी, 2 घंटे बाद पत्नी के साथ मारपीट हुई तो पत्नी भी दौड़ते भागते गई और मारपीट कर ली। अब पुलिस थाने वाले ये तो चेकअप करेंगे नहीं कि भाई 2 घंटे पहले किसी व्यक्ति, तुम्हारे पति की पिटाई विटाई तो नहीं हुई थी। अब ये किसी औरत को पूछेंगे क्या? कोई औरत जो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा रही है उससे ये नहीं पूछा जाएगा। तो उस अलग अलग टाइमिंग में होती तो संभावना बन सकती है, अदरवाइज यहाँ पर 2 FIR का सिचुएशन अराइज नहीं होता है। ठीक है रमेश जी, चलिए, तो ये सारी बात उन्होंने बताई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पर। अब देखो सवाल खत्म होने वाला है, हिम्मत बनाए रखना। आर्ग्यूमेंट फॉर द प्रोसिक्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड द केस फुल्ली, अभियोजन कहना है कि साहब हमने पूरा केस साबित कर दिया है। देयर इज नो ग्राउंड इन एग्जिस्टेंस, यहाँ पर कोई ग्राउंड ही नहीं है इस बात को बिलीव करने का कि विक्टिम जो इस तरह से बाइक से गिरे थे, टेस्टिमनी ऑफ विक्टिम्स बोथ एक्यूज्ड पर्सन आर लायबल टू बी कन्विक्टेड, इसलिए दोनों अभियुक्त गण को उनके कृत्य हेतु दोष सिद्ध किया जाए। और डिफेंस ने फाइनली क्या कहा, उसने कहा कि उनके जो मेडिकल विटनेस है ना, मेडिकल विटनेस और इनके जो ऑक्यूलर विटनेस है यानी कि ऑरल एविडेंस जो है, मौखिक साक्ष्य, इन दोनों में वेरिएशन है, अलग अलग अंतर है। नो इंडिपेंडेंट विटनेस, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस इस केस में है ही नहीं।
हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। इंडिपेंडेंट विटनेस कैसे नहीं है, देखो PW1 कौन था, बी खुद था। PW2 कौन था, उसकी वाइफ जिसके साथ मारपीट हुई। PW3 कौन था, उसका भाई था। PW4 कौन था, डॉक्टर था, ठीक है। PW5 क्या था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। ये 5 लोग यहाँ पर थे, लेकिन ये कह रहे हैं इन 5 में से कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस जो है वो नहीं था। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। बाय प्रोसिक्यूशन देयर इज कंसिडरेबल अनएक्सप्लेन्ड डिले, और वो कह रहे हैं FIR लॉन्च करने में डिले हुई। अब डिले जस्टिफाई होगी कि नहीं होगी? प्रोसिक्यूशन ने कहा कि भाई हमको मारा, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल एडमिट हुए, ये हॉस्पिटल में एडमिट होने की हमारी MLC रिपोर्ट है, ये हमारी एक्सरे की रिपोर्ट है, ये डॉक्टर साहब ने खुद ने ये बात कही है। तो FIR की डिले जस्टिफाइड और यस और नो, है ना? डिले कैसे एक्सप्लेन करो? रवि पुरोहित जी, डिले एक्सप्लेन हो रही है ना। देखो पहली बात तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, नंबर 1। दूसरा, डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बयां कर रही है कि हाँ वो लोग बंदे हॉस्पिटल में थे। तीसरा, MLC की रिपोर्ट से पता चल रहा है। चौथा, एक्सरे की रिपोर्ट से पता चल रहा है। ये सारी बातें क्या है? अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में बाकायदा कागज से क्या कहते हैं ऑन रिकॉर्ड अगर एडमिट हुए हो, तो फिर आप मस्त रहो, फिर वो आ गया, फिर वो मामला वहां पर है जो डन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मना कर देते हैं डॉक्टर, जैसे मान लो आप इमरजेंसी के अंदर गए, सुनना अच्छे से, एक रियलिटी की घटना है ये केस, जोधपुर कोर्ट के अंदर रियलिटी में आ रखा है। एक बंदा जो है किसी के साथ मारपीट होते हैं, इमरजेंसी के अंदर जाता है। अब इमरजेंसी में क्या वो लोग प्रॉपर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते। सुनना, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की घटना ही बता रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की घटना है। वहाँ पर मतलब इमरजेंसी के अंदर जाते हैं, इमरजेंसी में डॉक्टर उसको डील तो करते हैं, लेकिन उसका ऑन रिकॉर्ड कुछ प्रॉपरली एंट्री वेंट्री करते नहीं है। शायद इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वो मरीज खुद आया था और उसकी हालत ऐसी थी नहीं, तो उन्होंने संवेदना पूर्वक ऐसा कर दिया, एडमिट कर लिया, है ना। हम कई बार हॉस्पिटल्स को दोष देते हैं ना कि तुम कागजी कार्रवाई पहले क्यों करवा रहे हो, क्योंकि उनका इतिहास कुछ ऐसा रहा हुआ है। उनको पुलिस ने इतना बुरे तरीके से हैरेस कर रखा होता है कई बार, मतलब डॉक्टर के द्वारा। डॉक्टर भी आखिर इंसान है ना। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर फॉर्मेलिटी के अंदर पेशेंट को जबरदस्ती अटकाना चाहता है, लेकिन उसका कुछ पहले की घटनाएं कुछ ऐसी हो रखी है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कोई भी आ सकता है, जिसके साथ चोट लगी वो भी आ सकता है। तो वहां पर पुलिस इनकी ऐसी की तैसी कर देती है, कैसे कैसे तुमने मतलब एडमिट कर दिया, रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा, तुम्हारा तो लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब पुलिस से बताओ कौन नहीं डरता, है ना। अब उस डर के कारण कई बार क्या, कभी कोई जेन्युइन मामला भी आता है ना, तो भी उनको फॉर्मेलिटी के चक्कर में पड़ा रहना पड़ जाता है। ये मैंने आपको एक सिक्के का दूसरा पहलू बताया है कि वाई डॉक्टर डू सच थिंग्स, है ना। ऐसे इनके केस में होता है, पुलिस भी बार बार बुला लेती है, और उनके पास बेचारों के पास अगर रिकॉर्ड नहीं हो तो उनकी बैंड बज जाती है ना। इसीलिए ये कई बार चीजें अपने आप में हो जाती हैं। खैर, तो इमरजेंसी में गया वो बंदा, इमरजेंसी के अंदर बिना स्लिप काट के उसको कर दिया, अगले दिन उसको फ्री भी कर दिया। अब बात आती है कि उसको कोई इंजरी हुई कि नहीं हुई है वगैरह वगैरह, तो सब साबित ही नहीं कर पाए, साबित ही नहीं हो पाया। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर CCTV कैमरे तो लगे हुए हैं नहीं कि CCTV कैमरे को चेक करो। खैर जो भी है, तो यहाँ पर FIR की डिले है वो सेटिस्फाइड होगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आ रहा है। ट्विस्ट क्या है? द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन इज फॉल्स बिकॉज 30 नवंबर 2020 को पब्लिक हॉलीडे था, कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी थी, गुरु नानक जयंती की। इसीलिए वो व्यक्ति जो कह रहा था ना कि मैं ऑफिस से आके ड्राइंग रूम में रेस्ट कर रहा था, तब 2 लोग गाली गलौज मुझे कर रहे थे, मैं देखने गया तो पता चला वो गाली गलौज करते हैं। मैं अंदर आया तो पीछे पीछे मेरे अंदर आए, जबरदस्ती घर में घुसे, लाठियों से मेरी कुटाई स्टार्ट कर दी। तो कार्यालय से कैसे आए, ये डिफेंस का कहना है। वो कह रहा है तुम तो म्युनिसिपल ऑफिसर हो और उस दिन तो छुट्टी थी सरकारी, पब्लिक हॉलीडे था। अच्छा, पब्लिक हॉलीडे के बारे में पता है ना, सेक्शन 57 जुडिशरी नोटिशेबल फैक्ट की कैटेगरी के अंदर आता ही है। क्लॉज इसका 9 जो है उसमें तो कवर्ड होगा, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही कि पब्लिक हॉलीडे को ऑफिस से कैसे आए। द स्टैंडर्ड ऑफ देयर डिफेंस ऑफ प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो दे आर एंटाइटल्ड टू बी एक्सोनरेटेड। एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री करना, मुक्त किया जाए। मतलब जो उन्होंने बात कही वो संभावित कारणों से परे है और इस तरीके से उनको जो दोष मुक्त किया जाएगा, ये कहना था डिफेंस का। अच्छा एक बात बताओ, ये सवाल लगभग फिनिश हो चुका है। यस, ये इसका हिंदी वर्जन है। मेडिकल और जो चक्षुदर्शी साक्ष्य थे उनमें भिन्नता है। अभियोजन द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य को परीक्षित नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराए जाने में अस्पष्ट विलंब है। अभियोजन की कथा पूर्णतः झूठी है वगैरह वगैरह। उस दिन तो पब्लिक हॉलीडे था वगैरह, ये सारी बात यहाँ पर आ गई और लगभग ये सवाल भी फिनिश हो गया। मुझे ये बताओ, बाकी सारे पॉइंट जो लगभग आए वो अभियोजन के फेवर के आए, ये पब्लिक हॉलीडे के पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करोगे, है ना। भदौरिया की मौत को कैसे जस्टिफाई करोगे,
वो था ना जॉली एलएलबी का सीन। पब्लिक हॉलीडे के पॉइंट को कैसे जस्टिफाई यहाँ पर करोगे? सर बहुत बड़ा झूठा था। ओके, कौन झूठा था शालिनी जी? अरे यार पर्सनल आर्ग्यू मत लो, न्यूट्रल होकर आंसर दो। मतलब मुझे लग रहा है आप कहानी के अंदर खो गए हो, वापस बताओ। हॉलीडे इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ओके ठीक है रवि पुरोहित जी, सपोज करो मान लेते हैं कि बी ने झूठ बोल भी दिया कि वो कार्यालय से, वो एक्चुअल में कार्यालय से आया ही नहीं था, सपोज करो, है ना, छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं। देवेंद्र सिंह जी, ये पीड़ा तो है ना वही व्यक्ति बता सकता है जो कहीं की गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो देवेंद्र सिंह जी आपका सीन ही मेरे को वही लग रहा है ना, छुट्टी वाले दिन की ऑफिस वाले बुला लेते हैं। मैं खुद समझ सकता हूँ, 4 साल का अनुभव मेरा भी रहा है सरकारी सेवा का, इसलिए आई डू अंडरस्टैंड कि वहाँ छुट्टी वुट्टी कोई भरोसे नहीं होते, कभी भी बुला लेते हैं, है ना, और साइन वाइन नहीं करवाते, वो एक अलग मैटर है। खैर पहली बात तो ये कि ये क्रिमिनल मामला है, ये क्रिमिनल मामला है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑफिस गया था या नहीं गया था, है ना। ऑफिस जाके आता और आपने इस तरीके से ऑफेंस किया होता तो कुछ फर्क होता क्या? जब वो ऑफिस नहीं गया होता तो हाँ, उसकी बात में, उसकी सच्चाई के ऊपर थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट वीक हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो जस्टिफाई हो रही है ना, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर जस्टिफाई हो रही है। अच्छा एक बात आप और नोट करना, ये जितने भी अलग अलग लोगों ने बयान दिए, इसमें लगभग सभी लोगों ने ये तो बताया कि साथ इन्होंने मारपीट की, इस तरीके से इनके बीच में ये रंजिश थी, विवाद था वगैरह वगैरह। मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही कहता है। लेकिन एक बात अभी तक किसी विटनेस ने नहीं की, अगर आपने नोटिस की हो तो, 5 विटनेस में से जो शुरुआत के 2 विटनेस हैं उनको छोड़कर, ये जो पीछे से धमकी दी ना मारने वाली, इस धमकी के बारे में जैसे किसी विटनेस ने बताया नहीं। हम मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक एग्जैक्टली जो लाइन है ना वो वहां पर नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि जो एविडेंस हमारे सामने आए, कौन कौन से एविडेंस आए, जैसे यहाँ पर एफआईआर आई आपके सामने, एफआईआर की कॉपी आई, ठीक है, साथ में जो एमएलसी की रिपोर्ट है, एक्सरे की रिपोर्ट है, उसमें कहीं पर जो फर्दर धमकी हो रही ना, 506 वाली बात मैं कर रहा हूँ, उसके बारे में कोई खास एविडेंस आया नहीं। तो यहाँ पर अगर मेरी ओपिनियन में अगर मैं रखूँ आपके सामने, तो जो ऑफेंस अपेरेंटली दिख रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पर 2 नाम लिख लेते हैं, बी आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा, दोनों के खिलाफ में ऑफेंस की कैटेगरी है जो बन रही है। 2 विक्टिम है यहाँ पर, और A1 और A2 2 ही एक्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से अपराध? सबसे पहले गाली गलौज की गई, यस, 504 का अपराध यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद में घर के अंदर जबरदस्ती घुसे, यस, 452 का ऑफेंस यहाँ पर बन रहा है, ओके। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, बी को जो है ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई, 325 का ऑफेंस यहाँ पर बन रहा है। क्रिमिनली इंटिमिडेट किया, उसको डराया धमकाया, 506 का ऑफेंस यहाँ पर बन रहा है। कोई मिस तो नहीं कर दिया हम लोगों ने? क्या किसी ऑफेंस को यहाँ पर मिस किया है क्या? मैंने वापस ने कहाँ पे नोट किया था इन चीज़ों को, यस, 504 हो गया, 452 हो गया, 325 हो गया, लास्ट में क्रिमिनली इंटिमिडेट किया था, 506 हो गया, ओके, ठीक है। सिमिलर अपराध, ये अपराध एज इट इज ए के भी आएंगे और बी के भी आएंगे, रीड विथ सेक्शन 34, क्योंकि इंटेंशन जो है कॉमन है, ओके। वाइफ के केस में क्या होगा, 325 की जगह शब्द आ जाएगा 323, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट आ जाएगा, डेंजरस वेपन वाला मामला यहाँ पर नहीं है जो बनेगा। अब इनके अलावा आपको अगर कोई ऑफेंस दिख रहा है तो आप मुझे बताइए, जो आपको लग रहा हो कि सर इस कैटेगरी के अंदर इनके अलावा ये वाला ऑफेंस भी जो है वो बन सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, फिर अपन आगे स्विच ऑन है जो करते हैं, ठीक है। तो लगभग ये सारी बातें जो है 4 तरह की ऑफेंस इस केस के अंदर बन गए, ओके। एक इसमें और कौन सा चीज़ हो सकता है, ज़रा देखिए, क्या कोई पॉइंट हमने मिस तो नहीं किया? क्या किसी तरीके का कोई पॉइंट मिस किया गया है क्या? शुरू से चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ओके 504 आ गया, 452 हमने डन कर दिया था, ठीक है, 325 और 323 भी है जो इस तरीके से डन हो चुका है। ट्रेसपास वाला पॉइंट क्लियर हो गया था, गाली गलोच वाला हो गया, पीछा करते हुए घर के अंदर घुसे, ओके ठीक है, डन, ये भी हो गया था। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट था क्या, 506 का सेकंड पैराग्राफ आ गया, इसमें कोई पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर ग्रीवियस इंजरी हुई थी, चार्जशीट फाइल होगी, ठीक है। उसके बाद तो उन्होंने डिफेंस वाली कार्रवाई जो है लगभग की है, ओके। अकॉर्डिंग टू मी जो है यही ऑफेंस यहाँ पर बन रहे थे, और इन ऑफेंस को अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, समअप है जो कर सकते हैं।
तो कैटेगरी कितनी बन गई बेसिकली देखा जाए तो यहां पर टोटल ऑफेंस का जो सीन बनेगा वो आपके बन रहा है ओके 1 2 3 4 5 टोटल 5 ऑफेंसेस के चार्ज यहां पर क्रिएट किए जाएंगे। ध्यान से सुनना, क्या होगा, 5 ऑफेंसेस के चार्ज यहां पर क्रिएट होंगे। आपकी जो चार्ज फ्रेमिंग होगी वो इस तरीके से की जाएगी। सबसे पहले आपको लिखना यहां पर 504 के अंदर ऑफेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद 504 रीड विथ 34 ओके, सारे में 34 है। उसके बाद में घर के अंदर घुसे तो 452 रीड विथ 34 ओके। उसके बाद बी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई 325 रीड विथ 34। उसके बाद वाइफ को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई 323 रीड विथ 34 और एट द एंड में क्रिमिनल इंटिमिडेशन देख के चले गए तो 506 रीड विथ 34। सो इन माय ओपिनियन देयर इज 5 चार्जेस इन दिस जजमेंट ओके। अब इसमें से आप में से कौन कौन से लोग एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और इनफैक्ट अगर ये वीडियो आप लाइव बाद में भी देख रहे हैं, लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपकी भी ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है 5 यहां ऑफेंस बनेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। आज एक बहुत काम की बात भी आपको बताने वाला हूं मैं। हाँ जी, मंजू तब 302 हो जाएगा। अच्छा, आप समझा रहे हो क्या मंजू जी को? ठीक है, सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कृष चौधरी जी 218 ऑफ सीआरपीसी के 218 में, अच्छा एक साथ ट्रायल करने वाली बात कर रहे हो क्या? 451 भी हो सकता है। देखो रवि जी ध्यान रखोगे, 448 449 450 451 452 ये पांचों आपस में एक्सक्लूसिव है। नोट कर लेना इस बात को, ये पांचों जो है आपस में एक्सक्लूसिव, इनमें से कोई एक आएगा एट ए टाइम कोई एक आएगा, उसके अलावा नहीं आने वाला है ओके। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में है जो रखना है। अब ये इस तरीके से चार्जेस आपके फ्रेम हो गए। अब मैं आपको इनके चार्जेस की फ्रेमिंग का तरीका बता देता हूं, एविडेंस कौन से अप्लाई होंगे वो बता देंगे। शिवम, अब 354 कहां से आएगा शिवम जी? 354 जो है वो कहां से ला रहे हो? मतलब यहां पर आपने असॉल्ट किया है उसकी महिला की डिग्निटी, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहां पर उस महिला के साथ कुछ छेड़ाछेड़ी थोड़ा ना हुई है, वो तो पति को बचाने के लिए आई थी, तो दे दनादन बीच में और मामला हो गया। देखो कभी आइडेंटिफाई करना हो ना कि कोई ऑफेंस महिला वाला वो छेड़ा खाने वाला है या नहीं है, तो जैसे ये सोच के देखो कि इस महिला की जगह कोई आदमी होता तो क्या ये ऑफेंस होता क्या? अगर आंसर हाँ आता है तो वो ऑफेंस महिला की छेड़ा खाने वाला नहीं है। अब सोचो अंदर से वाइफ की जगह पर छोटा भाई भागता हुआ आता और बचाता, तो बात तो वो क्यों होती है ना। जबरदस्ती नहीं डालना, महिला के खिलाफ अपराध हुआ है तो यही हुआ होगा, गड़बड़ हो जाता है। ये तो प्रैक्टिकल वकीलों वाली बात हो गई। मामला छोटा सा हुआ है और पूरा केस ठोको, डॉवरी का केस ठोको, यहाँ पर डॉवरी डेथ का केस ठोको, वो वाले मामले ऐसे नहीं करने, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला चीज यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर। 5 कैटेगरी हमारे सामने तैयार है, 5 तरह के ये चार्जेज जो फ्रेम होंगे। अब फटाफट मैं अपना प्रमोशन भी कर देता हूं, आपको बता देता हूं, क्योंकि 13 अक्टूबर को अपना कोर्स लॉन्च हो रहा है और ये है आपका लिंकिंग 10, जो कि आपका कॉस्ट रिडक्शन कोड है। इसको यूज करेंगे तो 2 फायदे हैं। पहला फायदा 10% का रिडक्शन मिलेगा और दूसरा फायदा यहां पर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी का रिकॉर्ड मेरे पोजीशन में आ जाएगा। कहने का मतलब फिर वहां पर उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा ओके। क्योंकि सीधी सी बात है, जवाबदारी बन जाएगी वहां पर। लिंकिंग 10 लेकर आए हो तो तनसुख सर की ही जिम्मेदारी है ओके। चलिए, इसके बाद में यहां पर आपको बता देता हूं, मैं टेस्ट सीरीज एंजॉय कर लीजिए, अच्छे खासे टेस्ट चल रहे हैं, चाहो तो अच्छे से अटेंड कर लो ओके। देन आफ्टर जितने भी तरह के जुडिशरी कोर्सेज हैं ऑल, चाहे वो आपके एपी सर का हो, अनिल खन्ना सर का हो, फैजान खान सर का हो या किसी भी अन्य रेस्पेक्टेड फैकल्टी का हो, आप उनको क्या कर सकते हो, अटेंड है जो कर सकते हो। देन आफ्टर यहां पर आपको मैं सब्सक्रिप्शन स्लाइड के बारे में बता देता हूं। ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान को ले सकते हैं। ये दोनों प्लान जो है खासकर एलएलबी फाइनल ईयर या एलएलबी करने वाले स्टूडेंट को मैं प्रेफरेंस दूंगा इसके लिए। साथ ही साथ में जो आप में से कोई भी अभी जुडिशरी का एग्जाम देने वाला है तो उनके लिए आइडल जो है वो है 12 महीने। 12 महीने आइडियल है, क्योंकि प्री मेंस और इंटरव्यू होने में कम से कम 12 महीने का समय लगना लाजमी यहां पर होता है। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यू है
तो हिम्मत करो, रिस्क उठाओ लाइफ के अंदर। ईएमआई का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। महीने के 1500, 2000, 2500 की बचत तो हम करके अपनी पढ़ाई को रूटीन में ला ही सकते हैं। और ये जो भी है उसमें से लिंकिंग 10, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 10% इसके अंदर रिडक्शन आपके हो सकता है। प्लस कोर्स की एडिशनल खासियत है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं मैं। YouTube आपको ये प्रोवाइड करेगा इस स्टेज पर, ठीक है। इसके बाद जब आप अनअकैडमी का ऐप का स्पेशल क्लास लोगे तो आप इस स्टेज पर होंगे, ठीक है। और प्लस कोर्स लोगे तो इस स्टेज पर होंगे, यानी कि थोड़ा सा एड ऑन फीचर हो जाती है। इसके अंदर बेसिक फीचर मिलती है यूट्यूब पर, इसके अंदर थोड़ा कुछ और प्लस पॉइंट मिलता है, और इसके अंदर कुछ और प्लस पॉइंट है जो मिलता है। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि कॉमर्शियल लाइफ के अंदर जीना भी जरूरी होता है, सारे खर्चों को एक्सपेंस करना भी जरूरी होता है, और एज ए इंस्टीट्यूशनल उनकी भी अपने आप में कॉस्ट वॉस्ट है जो होती है। वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, स्टडी प्लानिंग, टेस्ट एनालिसिस, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, और जितने भी आपके ये पोल वाले फंडे वंडे हैं वो सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट हैं स्पेशल क्लास के भी, और ये प्लस क्लास में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस में और इनके अलावा भी जो एडिशनल चीजें आपको वहां पर मिलने वाली है। आपको बस ध्यान रखना है, स्टे कनेक्टेड विद द लिंकिंग लॉस, बस इतना ही कहना चाहूंगा। देखो हम पढ़ाई करेंगे, एक चीज है पढ़ाई ऐसे करेंगे ताकि अपने ड्रीम को अचीव कर सके, दूसरी चीज है पढ़ाई ऐसे करेंगे कि ड्रीम अचीव करने के बाद भी अपने आप को स्पेशल बना के रखेंगे, वो उससे भी बेहतरीन चीज है। आज आपको ये 3 बातें बताई मैंने, लाइफ में नोट करके चलना, सिर्फ जज नहीं बनना है, समझ रहे हो आप। जज बनने के बाद में भी अपने स्टेटस को मेंटेन करना है, कोई वकील, कोई रीडर आके हमारी लीगल इंसल्ट नहीं कर दे, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो एलएलबी एग्जामिनेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है, और आप बाकी आपकी इच्छा है, आप कोई भी कोड इस्तेमाल कीजिए, किसी भी तरीके से चलिए, लेकिन यहाँ पर ये कोड जो है वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करता है। हालांकि कहने को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी कम हो उतना ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर आप चाहें तो इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। खैर, नाउ अब आ जाते हैं हम हमारे इस पॉइंट के सवाल पर। 5 तरह के ये चार्ज फ्रेम होंगे। अब पहले मैं ये चार्ज फ्रेम करूँ उससे पहले आपको एक बहुत काम की बात बता देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा इसमें 2 एक्यूज्ड हैं, ठीक है। अब क्या एग्जाम में हम ऐसे करेंगे, क्या एग्जाम में इस तरीके से करेंगे कि पहले ए के खिलाफ सारे चार्जेस लिख दो, उसके बाद बी के खिलाफ सारे चार्जेस लिख दो। इतना टाइम मिलेगा क्या एग्जाम के अंदर? इतना टाइम मिल पाएगा क्या? सर ऑल क्लासेस विल बी ऑनलाइन। यस प्रतिभा जी, सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही होने वाला है, ओके, ऐप के ऊपर होगा। तो यहां पर पहले ए के खिलाफ 5 चार्ज। अब सोचो कितना बड़ा काम हो जाएगा आपका। पहले आप A1 के खिलाफ पूरी रामायण लिखो, उसके बाद A2 के खिलाफ पूरी रामायण लिखो। इतना समय नहीं मिलना है एग्जाम के अंदर। तो आज आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। उर्वशी जी हमेशा ध्यान रखना, दोनों साथ में कभी नहीं लिखे जा सकते। सेक्शन 218 सीआरपीसी क्या कहता है? हर एक्यूज का हर अपराध अलग चार्ज के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। ट्रायल तो फिर भी आप साथ में कर सकते हो, चार्जेस कभी भी साथ में फ्रेम नहीं होंगे। रिमेंबर दिस थिंग, ये याद रख लेना इस पॉइंट को। आपका जो 218 है ना, वो तो फिर भी इस तरीके से बात कर रहा है, 2 एक्यूज के चार्ज, एक ही एक्यूज के अलग अलग चार्जेज एक साथ हो सकते हैं, लेकिन 2 अलग अलग एक्यूज के एक साथ चार्जेस फ्रेम नहीं किए जा सकते। उनकी ट्रायल साथ में हो सकती है। 223 ट्रायल साथ में करने की इजाजत दे सकता है, लेकिन दोनों के चार्जेज आप एक साथ ही फ्रेम कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो इसका तरीका बताता हूं मैं आपको। आप क्या करना, स्टार और हैश मेथड को इस्तेमाल करना। देखो ये चीज पहली बार बता रहा हूं आपको, और मेरा ये विश्वास है कि शायद आपने भी कहीं और इसको नहीं जाना होगा। इसको बोला जाता है स्टार और हैश मेथड। क्या बोलते हैं इसको? ये एग्जाम में लिखने का पॉइंट है, सुन लेना अच्छे से। आप में से जिन कैंडिडेट ने एमपी का भी एग्जाम दिया है, आप में से हो सकता है किसी ने इस्तेमाल किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। अच्छे से देखिएगा, स्टार और हैश मेथड जो है यहां पर यूज किया जाता है। होता क्या है इसके अंदर कि हम लोग किसी एक एक्यूज के चार्जेस पूरे लिख लेंगे। जैसे यहां पर A1 और A2 है ना, A1 और A2 है, तो यहां पर किसी एक के चार्जेस पूरे लिख लेंगे। सपोज करो A1 के लिखे, तो जहां जहां पर हम A1 लिखेंगे ना, उसके ऊपर स्टार लगा देंगे। मतलब चार्ज फ्रेम करते समय जहां जहां A1 लिखेंगे वहां पर क्या कर देंगे, स्टार है जो लगा देंगे, ठीक है। और जहां जहां पर A2 लिखेंगे, जहां जहां पर A2 शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वहां वहां पर हैश लगा देंगे। सुनना इसको, मैथ्स का फॉर्मूला है ये। 2 एक्यूज अगर हो तो एक एक्यूज के ऊपर स्टार लगाओ और दूसरे एक्यूज के ऊपर हैश लगाओ, ठीक है, पूरे चार्ज के अंदर। और एंड में जाकर एक नोट लिख लो, एंड में जाकर एक नोट लिख लो कि इन केस ऑफ A2, इन केस ऑफ A2
A2 के लिए जो चार्ज फ्रेमिंग की जाएगी वहां पर आप इसको उल्टा कर देना कि हेयर स्टार मींस स्टार का मतलब A2 होगा और हैश का मतलब A1 होगा। इससे क्या होगा, इससे एक लाइन लिखने से आपका पूरा काम हो जाएगा और एग्जामिनर भी समझता है इसको, एग्जामिनर भी इस बात को जानता है। तो जहां पर एक से ज्यादा एक्यूज होते हैं वहां पर हमें इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, चलिए अब आपको फटाफट चार्जेस मैं ऑलरेडी आपके लिए बना के लाया हूं ताकि आपका समय बच सके। हाँ जी, देखो पहला चार्ज, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कभी कभार है ना दिल से दुआ भी दे देना। आज खुद टाइप किया है, सुबह उठ के खुद टाइप किया है मैंने मॉर्निंग 5 बजे। मैंने कहा नहीं यार आज हिंदी में चार्ज लेके नहीं गया तो फिर 504 कहीं पता नहीं मुझे देने नहीं लग जाओ, है ना। आज के बाद अपन क्या करेंगे, कोई भी जैसे गाली गलौज करना है इसके लिए बोलेंगे 504 दे दूंगा, चुपचाप मान जा, नहीं तो 504 दे दूंगा। 504 मतलब बोलो तो इससे वाले सेक्शन याद हो जाएगा। सिर्फ सेक्शन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करना है। ओके, चलिए नाउ फर्स्टली दैट यू एक्यूज, अब देखो ऑन 30 नवंबर 2020 को 8 और अबाउट 7 PM शाम को 7 बजे इन द इवनिंग कोरुकती इंटेंशनली इंसल्ट बाय एब्यूजिंग मिस्टर बी, आपने जानबूझकर मिस्टर बी को एब्यूज किया है, गाली गलौज की है, इंटेंडिंग और नोइंग इटली, और आपका उद्देश्य और इंटेंशन क्या था, टू बी लाइकली दैट सच प्रोवोकेशन विल कॉज हिम टू कमिट एनी ऑफेंस, और आपका इंटेंशन वहां पर यह था कि वो इसके बहाने इस प्रोवोकेशन पे कोई ऑफेंस वगैरह करे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर एंड देयर बाय कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 504, और एतद द्वारा आपने 504 का ऑफेंस किया है जो कि इस कोड के कॉन्ग्रिजेंस में है हिंदी के अंदर। यह कि आपने यानी कि बी ने, आपने बी को अपराध करने के लिए प्रकोपित करने के आशय से, अपराध करने के लिए प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौज की, और एतद द्वारा आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया है और जो कि इस न्यायालय के संज्ञान में है। ये तो हो गया पहला ऑफेंस, कौन सा, 504 फर्स्टली, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के ऑफेंस की भी लैंग्वेज लिखनी है। तो बाकी के ऑफेंस बताऊं या ऐसे ही काम चल जाएगा, बता ही देते हैं जी, बता ही देते हैं। हाँ जी, अब यहां पर थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको डल लगेगा क्योंकि ये पॉइंट मैंने डायरेक्टली सीआरपीसी आरपीसी से उठा लिए। डेट वेट प्रॉपर्ली ठीक कर देना। क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉमन इंटेंशन, 8 मंसूर फ्रॉम कॉमन इंटेंशन विद एक्यूज A2 कॉज ग्रीवियस हर्ट टू बी एंड इन फर्दरेंस ऑफ सच कॉमन इंटेंशन कमिटेड क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास इन द ड्वेलिंग हाउस। आपने क्या किया है, क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास जो है कमिट किया है, ठीक है, इस तरीके से, और आपने 452 का अपराध किया है। एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, ये चार्ज फ्रेमिंग करते समय किन बातों का ध्यान होना चाहिए, कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, इस टेंशन को दिमाग से निकाल लो। अगर आप लोग एलिमेंट याद करते हो ना, आप लोग अगर एलिमेंट याद करते हो तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहीं पर कवर्ड हो जाती है। सर गाली देने के लिए 294 लगाएं या 504, देखो एक तो है ना, मुझे एक बात मुझे वाकई बताऊँ ना, थोड़ी सी नाराज़गी भी लगती है, हम लोग क्लास पता है शुरू से स्टार्ट नहीं करते। एक बार मतलब कई लोग कहते हैं प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। आज आप मुझे समझ सकते हैं कि एक दोस्त, एक भाई, एक मेंटोर के नाते ये बात मैं कह रहा हूँ। मतलब जब कोई चीज़ हमें किसी चीज़ का अगर कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता तो शायद हम उसकी थोड़ा सीरियसनेस कम ले लेते हैं। अब पता है ये पॉइंट हमने कितना डिटेल में डिस्कस किया शुरुआत के अंदर, है ना। रचना जी, एक भैया के नाते या भाई के नाते आपको छोटी सी डांट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपने क्लास पता है शुरू से अटेंड नहीं की, इस पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 294 क्यों नहीं आया, 504 क्यों आया, 383 का क्या कनेक्शन था, 506 का क्या कनेक्शन था, ओके, इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखना है। हाँ कमल जहांगीर जी, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। 504 के साथ 34 को भी लिंक करना है, ध्यान रखना। 504 के साथ में 34, एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, विद द कॉमन इंटेंशन ऑफ इंटेंशनली इंसल्ट एंड अब्यूजिंग मिस्टर बी, कॉमन इंटेंशन A2 के साथ में, ये एक लाइन साथ में जरूर ऐड वहां पर कर देना। फिर सिमिलरली ये आपके 452 जिसको क्या पढ़ा जाएगा, रीड विद सेक्शन 34, और इसी तरीके से आपके ये 325 रीड विद सेक्शन 34, और देन आफ्टर जो है आपके इसी केस के अंदर 452, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ये इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, दोनों अलग अलग चार्जेस का। ये है आपके सेकंड चार्जेस, ये है आपका थर्ड चार्ज, ओके। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा आपके फिफ्थ चार्ज, इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा।
A2 जो भी है इसके केस में पनिशेबल कौन सा हो जाएगा 323, क्योंकि वाइफ को उन्होंने नॉर्मल हर्ट जो है पहुंचाया था, रीड विद सेक्शन 34। और देन आफ्टर शाम के टाइम में क्या हो जाएगा, ऑफेंस पनिशेबल 506B। अब 506B कहिए या 506 पैरा बी सेकंड कहिए, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, दोनों ही एक बात है अपनी जगह पर। तो इस तरीके से इनके चार्ज फ्रेम जो है वो हो जाएंगे। ये इसका हिंदी का वर्जन है, 4th नंबर, और ये 5th कैटेगरी। 5 तरह के चार्जेस यहाँ पर फ्रेम हो गए। अब 1 बाय 1 चलते हैं, मुझे बताना कि चीजें साबित हो रही हैं या नहीं हो रही है। ओके, नाउ पहला पॉइंट यहां पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले अब आप लोग हाँ या ना में आंसर देना मुझे, ठीक है। सबसे पहले 504 क्या 504 साबित है? 504 इसलिए साबित होता है क्योंकि उनकी एनिमिटी की तो प्रूफ हो गई। दूसरी बात है कि हर एक चीज का ओकेजन क्रिएट होता है, तो जब वो अंदर बैठा था बाहर गाली गलौज करे तो सेक्शन 7 का ओकेजन अपने आप में वहां पर क्रिएट हो गया। ओके, तो 504 जो है प्लस 34 बिल्कुल ये यहां पर अपने आप में साबित हो जाता है। और दूसरी बात है कि डिफेंस कितनी कमजोर थी, आप ये देखो इस जजमेंट के अंदर डिफेंस जो है कितनी कमजोर थी। उसने कोई ऐसा रिबटिंग ढंग का कोई एविडेंस दिया ही नहीं। एक पड़ोसी को पकड़ के लाए थे बयान दिलाने के लिए, और उसने बस एक ही बात कही कि हाँ ये बात सच है कि उनके घर से जो पानी निकलता था वो पीछे वाले प्लॉट में आता था, प्लॉट में गंदे पानी का दलदल बन रहा था। बस वो एक राजपाल यादव को पकड़ के लेके आ गए। अब उनको क्या पता यार मूवी हिट करनी है तो थोड़ा सा नाम वाम के लिए भी कुछ बड़ा ब्लॉकबस्टर तो लाना ही पड़ेगा। खैर चलिए, तो 50 + 34 डन, ये साबित होता है। उसके बाद में 452 + 34 क्या ये साबित होता है क्या? ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट रहा ही नहीं फिर, ठीक है, ये वाला यहां पर अप्लाई होता है। उसके बाद में तीसरा 325 मेडिकल की रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर का ओपिनियन आ गया, उन सबसे ये बात साबित हो जाती है। तो 325 + 34 साबित होता है। उसके बाद में वाइफ को जो मारा पीटा वो भी रिपोर्ट MLC के अंदर आ गई। देखो भाई, जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आपको जजमेंट में मिल गया ना, तो मान के चलो कि लगभग वहां का मामला डन है। लगभग वहां का मामला क्या होता है, डन जो है होता है। ओके, और 506, अब 506 के बारे में थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूं। 506 के बारे में श्योर नहीं हूं क्योंकि देखो क्रिमिनल इंटिमिडेशन जब होती है ना तो उसका एक ऑक्यूलर एविडेंस आना जरूरी है, और इस पूरे सवाल के अंदर कहीं पर भी वो लाइन मुझे दिखी नहीं। अगर मैंने इस सवाल को प्रॉपर्ली ढंग से पढ़ा है, कोई पॉइंट स्किप नहीं किया है, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि सवाल के अंदर कहीं भी मुझे ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने के पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। अब देखो किसी व्यक्ति ने आपको धमकी दी है कि ये नहीं करोगे तो वो कर देंगे, इसका कोई सबूत होना चाहिए ना, तो वो यहां पर मिला नहीं है। 323 की जगह 325 होगा। अच्छा खैर, तो यहां पर 506 थोड़ा सा डाउटफुल है, बट प्रोबेबली मैं फेवर में ही कहूंगा इसको, क्योंकि बाकी सारी बातें जब आ रही हैं तो अलग पॉइंट है। लेकिन कन्फर्मिटी के साथ कन्विक्शन, देखो चार्ज तो फ्रेम होगा, कन्विक्शन की बात कर रहा हूं। ये जो पॉइंट है ये मैंने कन्विक्शन होगी या फिर नहीं होगी, ये पॉइंट हमें यहां पर दिमाग में ध्यान में रखना है। अब लास्ट के पॉइंट्स मैं आपको ऑरली बताऊंगा। ओके, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, वरना अच्छे से सुन लीजिए। लास्ट के कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट अपने जब हाउस की एंट्री की गई थी अक्यूज ने, तब वो अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठा था, मतलब ड्राइंग रूम बैठा था, गाली गलौज की जब आवाज आ रही थी वो ड्राइंग रूम में बैठा था। ये ओकेजन क्रिएट करता है, मतलब घटना होने से पहले ओकेजन वहां पर क्या हो रहा है, क्रिएट क्या हो रहा है, कंफर्म वहां पे हो रहा है। तो 450 मतलब ये सेक्शन 7 जो है यहाँ पर ओकेजन क्रिएट करता है। बाद में FIR लॉन्च की, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई कर दिया सब्सिक्वेंट कंडक्ट उनका ज्यादा सेक्शन 8 में रिलेवेंट हो रहा है। हॉस्पिटल में वो लोग एडमिटेड थे, ये इफेक्ट अपने आप में फैक्ट इन इश्यू को बताता है कि FIR क्यों लॉन्च की वगैरह, है ना। ऑरल एविडेंस जो वाइफ का है सेक्शन 60 के तहत अपने आप में डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा। डॉक्टर की जो ओपिनियन है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के से जो रिपोर्ट मिली है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के तहत आएगी, 74 जिसको पढ़ा जाएगा सेक्शन 35 के साथ, वहां पे रिलेवेंट हो जाएगा। इंजर्ड विटनेस के बारे में अब्दुल सईद वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस मैंने आपको बता ही दिया। और फैक्ट ऑफ प्रीवियस एनिमिटी, पुरानी शत्रुता को एक्यूज ने खुद ने एडमिट किया। कैसे? एक्यूज ने खुद ने कहा कि इनके प्लॉट से, इनके घर से गंदा पानी हमारे प्लॉट में आता था, हमने कई बार जाके कहा कि तुम्हारे इसको ठीक करवाओ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये बात उनके बीच में पुरानी रंजिश थी, इस बात को एक्सप्लेन करता है।
इस तरीके से कई सारे पॉइंट आएंगे। और इसके अलावा कुछ पॉइंट जो है आपको एंड में लिखने ही लिखने होते हैं, जो कि कॉमन होता है, जैसे कि सेक्शन 31 के तहत जब आप कैपिटल सेंटेंस सुनाओगे ना सजा, उसके एंड में सेक्शन 31 सीआरपीसी के ऑफेंस जो कि सजा है वो कॉन्करेंटली रन होगी। आपके इम्प्रिजनमेंट में जितनी भी सजा है वगैरह, जैसे आपको याद हो 428 सेट ऑफ करना, तो जो सजा वो काट चुके हैं वो लेस वेस हो जाएगी वगैरह। ये एक तो खैर कॉमन पॉइंट वो रहने ही रहने। मेनली जो जरूरी था इस वीडियो सॉल्यूशन के अंदर वो था चार्जेस कौन से फ्रेम हो रहे हैं। नाउ इट्स डाउट टाइम, पूछिए। अब इस संबंध में आपका जो भी डाउट है मस्ती से पूछ लो फटाफट। आर.एस. भाटी जी कह रहे हैं 451 और 452 को प्लीज क्लियर कीजिए। अभी कर देते हैं, निकालो बेयर एक्ट निकालो, आओ 451 पे और 452 पे। जब तक बेयर एक्ट की भाषा नहीं पढ़ोगे सर हम यकीन कैसे करें। अभी करवा देते हैं, यकीन टेंशन का बात ही नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बेयर एक्ट पढ़ना बड़ा ही अच्छा लगता है ना। हाँ जी, देखो 451 की हेडिंग पढ़ रहा हूं मैं, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। सजा कितनी है देखो जरा, सजा कितनी दे रखी है, मे एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, और अगर आप थेफ्ट करने के लिए घुस रहे हो तो 7 साल। आर.एस. भाटी जी सजा को फोकस करना, सजा कितनी है 451 में 2 साल, और अगर चोरी करने के लिए जा रहे हो तो 7 साल। अब यहाँ पे चोरी करने के लिए जा नहीं रहा था तो दूसरा पैराग्राफ तो अप्लाई होगा नहीं, यानी कि 2 साल की सजा है। अब 452 को पढ़ो, वो एवर कमिट्स, यहाँ पे भी कमिट कर रहा है और 451 में भी कमिट कर रहा है, हाउस ट्रेसपास हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन या असॉल्टिंग एनी पर्सन, हर्ट करने के लिए, असॉल्ट करने के लिए, रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए या इनका फियर क्रिएट करने के लिए। तो यहां पर सेकंड वाला पैराग्राफ ज्यादा हो रहा है, ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। और दूसरी बात यहां पर गंभीर सजा 7 years की है, गंभीर सजा 7 years के अंदर कैटेगरी में आ रही है। 451 में प्रिपरेशन कवर्ड नहीं हो रही थी इसलिए हमने 451 को नहीं चुना है। 452 में प्रिपरेशन भी कमिट हो रही थी और हाउस ट्रेसपास भी साबित हो रहा था, दैट्स वाई 452 के अंदर दोनों एलिमेंट साबित हो रहे हैं, प्रिपरेशन और अपने हाउस ट्रेसपास, दैट्स वाई 452। 451 के अंदर प्रिपरेशन जो है वो कमिट साथ में इंक्लूड नहीं हो रही थी। हॉलीडे की बात इग्नोर करेंगे क्या शोभिता जी? अच्छा पॉइंट है शोभिता जी। देखो हॉलीडे का जो पॉइंट है ना वो इसने कहा है और एक जुडिशियली नोटिशेबल फैक्ट है, इसलिए इसके एविडेंस देने की जरूरत है जो नहीं पड़ती है। लेकिन समवेयर टू सर्टन एक्सटेंट ये पॉइंट जो है वो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि ऐसे केसेस के अंदर जो मामला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में साबित हो रहा है, फिर सिर्फ एक पॉइंट के लिए उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ ये बात ज़रूर है कि ये पॉइंट उसके लिए नेगेटिव था। सर हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर एमएलसी केस में पुलिस को बुला लेते हैं, देन एफआईआर में डिले कैसे? बिल्कुल वेरी गुड। मैं मतलब सोच ही रहा था आप में से कोई बंदा ऐसा पॉइंट डिस्कस करे। देखो ऐसा है, एमएलसी वाले मामले जब होते हैं ना, कोई चोट वोट लगती है तो वहाँ पर डॉक्टर पूछता है लेकिन कई बार नहीं भी पूछता है। अब जैसे मान लो कि आप बाइक से गिर गए, आपने जाके वहाँ पर बोला कि डॉक्टर साहब इलाज करना है, सपोज करो आपने झूठ वूठ भी बोल दिया। अब इस केस में हमें नहीं जाना है, अब इस केस के अंदर सारी सच्चाई तो हमें मिलने वाली है नहीं। आपने एक प्रैक्टिकल पॉइंट पूछा है देवेंद्र जी, उसका आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। तो कई बार क्या है कि मरीज बताते भी नहीं है, उनको लगता है कि डॉक्टर साहब इलाज नहीं करेंगे। तो ऐसे केसेस में कई बार डॉक्टर को जब पता नहीं चलता है तो वो क्या करे, वो इलाज शुरू कर देता है ऐसे के मामलों के अंदर। अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं हुई, डॉक्टर ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए मान लो पुलिस आ भी गई है, उस समय एफआईआर दर्ज नहीं की हो या उस समय वो बोलने की हालत में नहीं हो, ये भी तो हो सकता है ना। उस समय वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं हो, मेंटल स्टेट ठीक नहीं हो कि एफआईआर की बात वो प्रॉपर स्टोरी बता सके। इसीलिए हो सकता है जब रिलीज हुए, डिस्चार्ज हुए, तब जाके उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई हो। पुरानी दुश्मनी का कोई सेक्शन है क्या कोमल जहांगीर जी? पुरानी दुश्मनी का इंटेंशन अप्लाई होता है जी यहाँ पर, इंटेंशन। अब पुरानी दुश्मनी का आपको क्या सेक्शन बताएं? ये एक तरीके से कॉज, यस सेक्शन 7 कॉज इफेक्ट वगैरह जो पॉइंट है सेक्शन 7 में आता है ना कि ये पुरानी दुश्मनी थी इसलिए ऐसा किया। सेक्शन 7 यस यू कैन कनेक्ट इट। ओके, आप तो गायब ही हो गए थे। कौन कहाँ गायब हो गया मोनी तिवारी जी? ओके, जजमेंट में लिखेंगे हॉलीडे की बात या नहीं, डिसीजन तो अगेंस्ट ही लिख देंगे। वेरी गुड, एग्जैक्टली, बिल्कुल। हॉलीडे की बात लिखना है तो लिख लो, बोले सेक्शन 57 का जिक्र भी कर देना, बट जजमेंट तो कन्विक्शन में आएगा, ये बात तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। अरे यार बंदा 5 विटनेस लेकर आया, 5 डॉक्यूमेंट लेकर आया है और प्राइमा फेसाई केस भी उनके अगेंस्ट दिख रहा है,
तो बस। और डिफेंस वीक, सबसे बड़ी बात है वीक डिफेंस, है ना। तो यहां पर एक तरीके से सर इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस कौन है? देखो इंडिपेंडेंट विटनेस आप डॉक्टर को कह सकते हो हद से हद तक, है ना, डॉक्टर को कह सकते हो। डॉक्टर ने अपनी एमएलसी रिपोर्ट जो दी है वो कोई फेवर की नहीं दी है। बाकी आईओ तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसलिए उसको इंडिपेंडेंस की कैटेगरी में रखा नहीं जाता है। बाकी तो खुद ही थे, दोनों विक्टिम थे, भाई था, भाई भी क्या इंडिपेंडेंट था नहीं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस आज की क्लास को भी यहीं पे समअप करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। अभी मैं यहाँ से फटाफट दौड़ता हूँ ताकि जो मेरा 1:30-2 बजे पेपर है बीकानेर वाला वो अटेंड कर सकूँ। अभी जोधपुर में बैठे हैं तो पहुँचने में भी समय लग जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को यहीं पे समअप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास को आपने पसंद किया होगा। किया है तो लाइक का बटन ठोक देना, एकदम दबाना नहीं, ठोक देना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये जितने भी पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं इसका प्रॉपर PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगा। लिंकिंग लॉस टेलीग्राम ग्रुप जाके सर्च कर लेना, वहाँ पर वो पेपर आपको मिल जाएगा पूरे PDF फॉर्मेट के अंदर। वीडियो सॉल्यूशन के लिंक भी वहाँ पर है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।